Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, so 9 p.m. we'll start this class. My first question is, can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हो, फर्स्ट अभिषेक अमर, हर्ष, अर्जुन, ऋषि, मयंक, मुक्ता, छवि एंड अदर्स आंसर जस्ट मूव फॉरवर्ड। 2% लोग नहीं देख सकते तो कीबोर्ड पे कंट्रोल आ या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो। क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो, नीचे बटन को करो, मोबाइल से देख रहे हैं एक्चुअली की स्पीड की नेक्स्ट वर्क। क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो, क्लास करने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है। फिर बुधवार को मैं उसके जवाब अपलोड करता हूँ। कल रात तक हमने पिलर 3 मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट एफए खत्म किया था। मेक श्योर वो क्लास आपने कंप्लीट किया है, उसके बाद ही बैठना वरना सब बाउंस हो जाएगा। आज हम लोग देखेंगे पिलर 3 बी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंसी एक्सचेंज, ये सब देखना है। इसका हैंडआउट मैं अपलोड कर चुका हूँ। हैंडआउट आप जानते हैं कहाँ से मिलेगा। मोबाइल ऐप देख रहे हैं, सर्च करो मृणाल पटेल कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ, उसमें पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ऊपर 3 डॉट से डाउनलोड होता है नीचे, आईफोन है तो एरो की होती है नीचे। लैपटॉप से देख रहे हैं academy.com/mrgal.org कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13 अपडेट बेल आइकन दबाओ, राइट हैंड से साइड बार खुलती है। जमाई राजा मत बनो। कुछ लोग ऐसा होता है उनकी मर्जी आती तो आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर ये समझ नहीं आया वो समझ नहीं आया। मित्रों आपको टीबी हो जाए तो रोज दवाई लेनी पड़ती है, फिर आज दवाई लिया खांसी चली गई, फिर 4 दिन बाद फिर आएगा तो मैं देखूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो अब तक जितना पिलर 3 हमने देखा वो कंप्लीट करके बैठो, तभी आपके दिमाग में बात उतरेगी। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी करेंसी एक्सचेंज। पहला तो हमने देखा था, लेकिन फिर से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि ऑनियन का सप्लाई बढ़ता है तो ऑनियन सस्ता हो जाता है, ऑनियन की शॉर्टेज होती है ऑनियन महंगा हो जाता है। सिमिलरली जब डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है तो सस्ते में मिल जाएगा, 80 रुपये नहीं 40 रुपये में डॉलर मिल जाए, हम कहते डॉलर सस्ता हो गया, ज़्यादा करेक्ट वर्ड है, डॉलर वीक हो गया। जब डॉलर की शॉर्टेज हो जाए तो डॉलर महंगा हो जाता है कि डॉलर 40 नहीं 85 का मिले, हम कहते हैं डॉलर महंगा हो गया, बेटर वर्ड इज डॉलर हैज बिकम स्ट्रांग। फिर ये देखिए अगर 60 से 80 हो गया डॉलर तो हम कहेंगे डॉलर स्ट्रांग हो गया या रुपया वीक हो गया, बराबर एक बात है। 60 का 40 हो गया तो हम कहेंगे रुपया स्ट्रांग हो गया, डॉलर वीक हो गया। फिर कल मैंने बताया था कि रुपये का वीक होना इंडिया के एक्सपोर्टर जैसे चाय के एक्सपोर्टर के लिए खुशी की बात है, क्योंकि फॉरेनर सोचेंगे कि हम लोग ये श्रीलंका, इथियोपिया, चाइना के मुकाबले भारत से खरीदेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद पाएंगे तो भारत का माल ज़्यादा खरीदेंगे। तो वीक रुपी या हम स्ट्रांग डॉलर हेल्प्स द इंडियन एक्सपोर्टर्स। एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि अगर डॉलर का प्राइस 80 से 60 60 से 40 हो गया तो हम डॉलर वीक हो गया, रुपया स्ट्रांग, तो फिर भारत का एक्सपोर्टर का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि विदेशी भारत सोचे भाई इधर तो बहुत कम जत्थे में मैं माल खरीद सकता हूं, बेटर आई गो फॉर चाइना और श्रीलंका। इंपोर्टर का केस उल्टा होगा कि अगर डॉलर का भाव 60 की जगह 80 हो गया तो हमें बाहर से जो भी क्रूड ऑयल, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, लैपटॉप, गैजेट्स मंगवाने पहले से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो इंडिया का इंपोर्टर नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर डॉलर वीक हो गया, 80 की जगह 40 रुपये में डॉलर मिले तो भारत का इंपोर्टर खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको सस्ते में वो खरीद सकता है। आप सोचो यूट्यूबर क्या सोचेगा, इंडिया का यूट्यूबर, उसको पेमेंट आता है डॉलर में, तो जब रुपया वीक हो जाएगा तो खुश हो जाएगा ना कि मैंने अगर मान लो $100 कमाए तो पहले जो भी 6000 मिलते हैं 8000 मिले तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर उस वक्त आपको समझना है कि यूट्यूबर क्या है। भारत का यूट्यूबर एक प्रकार से एंटरटेनमेंट या एजुकेशन सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहा है यूट्यूब यूएसए को। फिर पहले तो ये बात दिमाग में उतारो, आई गिव यू 30 सेकंड, फिर आगे बात हम करते हैं। फिर भी दिमाग में नहीं उतरे तो नोट पेन लेके बैठिए और मैट्रिक्स बनाइए। फिर कल मैंने आपको बताया था कि देखिए 1000 रुपया और उसके मुकाबले डॉलर तो 2-3 रुपये 1 रुपये का दबाव गिरते रहता है, पर बहुत ज़्यादा भाव गिर जाए तो फिर आरबीआई आके इंटरवीन करती है और चीज़ों को सेटल करने की, वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो कैसे करती है वो आज के लेक्चर का विषय है। पहले तो हम समझते हैं कि आरबीआई और उसका फॉरेक्स रिजर्व क्या है। मान लीजिए फॉरेन कंट्री से भारत में $120 आए और सामने हम भी फॉरेन कंट्री से कुछ माल खरीद रहे हैं तो $100 बाहर भी जाए, तो 120 आया, 100 बाहर गया तो बचा कितना 20। अब ये 20 हमको एक रिजर्व में भर देना है जिसे कहेंगे फॉरेक्स रिजर्व। उसके अंदर कैश रख सकते हैं, बॉन्ड्स रख सकते हैं, गोल्ड रख सकते हैं, डिपॉजिट रख सकते हैं, ऐसा कुछ करें। मतलब अपना एक घर होता है, अपना एक धंधा होता है तो हम कुछ ऐसा खेल करते कि कुछ पैसा आता है जाता है, जो सरप्लस है बफर में रखेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अब ये जो हमने ऐसा रिजर्व या बफर बना दिया, इसका क्या फायदा है। मान लीजिए 2020 में कोरोना लॉकडाउन के चलते फॉरेन कंट्री से जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो सब कम हो जाए, सिर्फ $50 ही आए और हमने फॉरेन कंट्री से ये सब वैक्सीन, मास्क, सैनिटाइजर सब मंगाना पड़े, इस कारण $100 और भेजने पड़े बाहर, तो अपनी डेफिसिट हो जाएगी कि 50 आ रहा है 100 जा रहा है तो डेफिसिट है 50 की। ये 50 कहाँ से लाएंगे, दो ऑप्शन है। एक, आपने फॉरेक्स रिजर्व में जो पैसा पड़ा है उसको यूज कर लो, कितना 20, पर मैंने आपको बताया 50 चाहिए तो बाकी का 30 किधर से आएगा। बाकी 30 हम लोग आईएमएफ से लोन में लाएंगे। आईएमएफ क्या होता है, उसका एसडीआर क्या है वो हम देखेंगे कल। अब इसको रिफाइन करके समझते हैं कि देखिए पूरी दुनिया के साथ अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट चल रहा है कि जो भी वहाँ से $120 आए और हमने जो भी माल खरीदा, पैसा बाहर गया, 100 बाहर गया। अब इसके अलग-अलग स्रोत होते हैं जो देखा था, एक्सपोर्ट अर्निंग हो सकता है, रेमिटेंस की डोनेशन हो सकता है, इंपोर्ट पेमेंट, डिविडेंड फॉरेनर्स को जो दिया, एफडीआई, एफपीआई, एनआरई डिपॉजिट, बहुत सारे स्रोत से पैसा आता है जाता है। पिछले 2-3 दिन से हम ये समझ रहे हैं। तो बोल के जो भी सपोज सरप्लस बचा 20, ये जो 20 सरप्लस बचा उसे आरबीआई अपने पास रखेगी, वो एक तिजोरी में जाएगा जिसे हम कहेंगे फॉरेक्स रिजर्व, और वो आरबीआई क्या करेगी, उसे अलग-अलग चीज़ों में इन्वेस्ट कर देगी। कुछ तो कहे कि मैं सीधा डॉलर ही रखता हूँ तो फॉरेन करेंसी, कुछ बार वो कहे कि मैं अमेरिकन सरकार के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद लेता हूँ यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स, कुछ बार कहे मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ, कुछ बार कहे मैं आईएमएफ में डिपॉजिट कर देता हूँ जिसमें होता है एसडीआर और उसकी रिवर्स ट्रांसपोजिशन, वो क्या है वो कल लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए समझो कि जो भी पैसा बाहर गया सामने आया तो अगर सरप्लस कुछ बचता है, शेष कुछ बचता है, तो आरबीआई अपनी तिजोरी में रखता है, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स रिजर्व, और उसमें वो अलग-अलग 4-5 चीज़ों में इन्वेस्ट करता है जिसे हम कहते हैं आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व है। अब आप समझो कि हमें मुझे आपको डॉलर चाहिए किसी कारण से, कुछ फॉरेन से चीज़ मंगानी है, बच्चों का एडमिशन करके फॉरेन भेजना है, तो हम कहाँ जाएँगे, आरबीआई के पास नहीं जाएँगे, हम जाएँगे वेस्टर्न यूनियन या एक्सिस बैंक, जो भी फॉरेक्स डीलर है। और वो जो फॉरेक्स डीलर है वो हमें कहीं से अपने ₹85 के मुकाबले $1 का इंतजाम करके देगा, बीच में उसका कमीशन या फीस भी होगा। पर ये डॉलर फिर आएगा कहाँ से? वो डॉलर आएगा जो फॉरेनर्स भारत से जो भी टी, मैंगोज़, मेडिसिन कुछ खरीद रहे हैं या एफडीआई, एफपीआई के नाम पे भारत में डॉलर्स ला रहे हैं, वो सब डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करना चाहते थे तो उन्होंने वेस्टर्न यूनियन को दिया और वेस्टर्न यूनियन वही माल हमको चिपका रहा है और बीच में अपना कमीशन कमाता है। तो दैट इज द रोल ऑफ फॉरेक्स डीलर्स। अब समझिए, मान लीजिए पहले $1 का वैल्यू था ₹40, सप्लाई डिमांड के हिसाब से ये इक्विलिब्रियम बना था। लेकिन फिर कुछ डेस्परेट हो जाए बाबू सोने
कि हमको भारत नहीं रहना है, हमको यूएसए चला जाना है और वहाँ की कॉलेज फीस भरनी है, रुपये में नहीं डॉलर में भरनी है। लेकिन सामने डॉलर लेके एक ही आदमी खड़ा है जिसके पास सिर्फ 1 डॉलर है और अब डॉलर मांगने वाले 4 हो गए इंडिया के ये स्टूडेंट जिनको रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई लेकिन डॉलर की सप्लाई नहीं बढ़ी है। तो डॉलर क्या हो जाएगा, डॉलर महंगा हो जाएगा या हमके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि $1.14 या $1.60 80 85 में बिकेगा। तो डॉलर बिकेम स्ट्रॉन्ग, रुपी बिकेम वीक। अब आप कहें कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ये डॉलर 75 की जगह 83 का हो गया, हमारे लिए बाहर से सब खरीदना महंगा हो गया। आग लग गई है भाई, आग लग गई है। तो फायर ब्रिगेड को बुलाओ जो कि है रिजर्व बैंक, और रिजर्व बैंक ने अपने फॉरेक्स रिजर्व में जो पैसा रखा है डॉलर वगैरह में, गोल्ड में जो इन्वेस्ट कर लिया था, वहाँ से कुछ डॉलर का सप्लाई आरबीआई यहाँ कर देगी कि वेस्टर्न यूनियन वगैरह, एक्सिस बैंक वगैरह को डॉलर सेल कर देगी और वहाँ से फिर आप खरीदेंगे तो डॉलर का सप्लाई बढ़ गया, तो वापस से जो 83 का है वो 75 का हो जाए। तो अगर आरबीआई करेंसी एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना चाहती है, यूजुअली आप जानते होगा क्या कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, रुपया गिर जाएगा, तो आग बुझाने के लिए आरबीआई ने क्या अपने डॉलर्स बेचने पड़ेंगे। जैसे गेहूं चावल महंगा हो गया, सरकार क्या करे, अपने सरकारी गोदाम से गेहूं चावल मार्केट में सप्लाई करे। सेम लॉजिक इज गोइंग ऑन हियर। मान लीजिए सीन उल्टा हो जाए कि जो $1 ₹60 में मिलता हो उसकी जगह ₹40 का हो जाए, यानी कि हम कहें डॉलर वीक हो गया, रुपया स्ट्रॉन्ग हो गया, तो हमने अभी देखा कि कैसे इंडिया का टी एक्सपोर्टर नाराज हो जाएगा। इट विल बी बैड फॉर एक्सपोर्टर्स, क्योंकि फॉरेनर सोचे भाई 60 ने 40 का ही माल इधर से तो मिलेगा, तो बेहतर होगा हम श्रीलंका, इथियोपिया या चाइना से हम चाय खरीदें। तो आरबीआई क्या करे, अब इस केस में समझो डॉलर अगर सस्ता हो रहा है उसका मतलब कि मार्केट में डॉलर का सप्लाई बढ़ गया होगा, कि सप्लाई बढ़ता ही डॉलर सस्ता होगा ना भाई। तब आरबीआई क्या करेगा, फायर ब्रिगेड वाला पंप से फेंकेगा नहीं, वैक्यूम क्लीनर लेके वो ये एक्स्ट्रा डॉलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। आरबीआई विल सकता है एक्स्ट्रा डॉलर सप्लाई। वो कैसे, वो इन्हीं सब फॉरेक्स डीलर को कहेगा कि भाई तुम अपने डॉलर्स मुझे बेचो, मैं तुमको रुपया देता हूँ, मुझे अपने डॉलर खरीदने दो। तो मार्केट में से एक्स्ट्रा डॉलर्स आरबीआई खुद खरीद ले, एब्जॉर्ब कर ले, शॉर्टेज क्रिएट कराए, तो फिर वापस हम नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे कि 40 नहीं वापस 60 का महंगा हो जाएगा डॉलर, तो दैट द इंडियन एक्सपोर्टर्स वो थोड़े खुश रहे। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन जब डॉलर का भाव ऊपर नीचे होता है, मान लो आरबीआई ये सोच के चले कि ये 2% तक ऊपर नीचे होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसके ऊपर गया या नीचे गया तो फिर मैं आके ये सब खेल करूंगा। तो दैट इज द बेसिक सिस्टम ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। अब एक एक करके समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ ये सब कैसे फिट होता है। देखिए शुरू में क्या होगा कि कुछ फॉरेनर्स हैं वो कहे हमको इंडिया के मैंगो चाहिए, हमने जो इन्फोसिस टीसीएस को कॉन्टैक्ट किए थे उनको सैलरी देना है, आउटसोर्सिंग का पैसा देना है, हमें एफडीआई एफपीआई के रूप में भारत में इन्वेस्ट करना है, तो हमारे पास डॉलर है उसको रुपये में कन्वर्ट करके दो। सामने कुछ भारत के लोग होंगे वो कहे हमें क्रूड ऑयल और गोल्ड खरीदना है, हमें अपने बच्चों को अमेरिका वर्ल्ड पढ़ने भेजना है, हमारे पास रुपया है उसको डॉलर में कन्वर्ट करो। तो आपस में इन लोगों का सप्लाई डिमांड चल रहा है। अब ये सप्लाई डिमांड से एक इक्विलिब्रियम मान लो $1.40 में मिलना चाहिए, तो ये मार्केट ने डिसाइड किया एक्सचेंज रेट, दिस इज स्टेज 1 जरूरत द रिक्वायरमेंट, ये दोनों को थोड़ी थोड़ी जरूरत है तो ये रेट पे आए। अब समझिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सीन ऐसा कि करंट अकाउंट में हमारा डेफिसिट हो $48 बिलियन, कैपिटल अकाउंट में ये सब एफडीआई वगैरह के नाम पे $91 बिलियन प्लस में आए हो, बाद में आरबीआई सब डेटा एंट्री में पता चले कुछ एरर ओमिशन हुआ था, डबल काउंटिंग हुआ था, तो ये सबको वो सेट करे। तो क्या जाएगा -48 प्लस 91 तो जब आएगा +43। ये पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या है कि विदेशों से ढेर सारा डॉलर और बाकी फॉरेन करेंसी भारत में आ रही है, भारत में बहुत सारी फॉरेन करेंसी आ रही है, और भी करेंसी आएगी लेकिन आप याद करो सबको डॉलर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, वरना येन यूरो पाउंड बहुत कुछ और भी आता होगा, और हम आसानी के लिए एक करेंसी को देख रहे हैं। अब ये जो डॉलर्स आ गए एक्स्ट्रा $43 बिलियन, ये क्या दिखाते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारा ये सब फॉरेनर अपना एफडीआई एफपीआई या किसी भारतीय पर्सन ने लोन में लिया है तो बहुत सारा डॉलर आ रहा है। तो अगर डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा तो डॉलर सस्ता हो जाएगा, या हमको कहें डॉलर वीक हो जाएगा, $1 जो पहले 60 में मिलता हो वो 40 का हो जाए, यानी कि डॉलर वीक हो गया। तो भारत का जो चाय का व्यापारी है वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि एक्सपोर्टर, इंडियन एक्सपोर्टर वीक डॉलर उसके हक में नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग डॉलर चाहेगा कि डॉलर बहुत महंगा होना चाहिए, 85 का $1 ₹500 का होना चाहिए ताकि मेरी चाय दिन रात बिक जाए। तो स्वाभाविक इसको मजा नहीं आएगा। अब मजा नहीं आएगा तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, जो मैंने आपको आगे स्लाइड में बताया कि ऐसे जो एक्स्ट्रा $43 बिलियन आ गए, आरबीआई ने वैक्यूम क्लीनर लेके उसको सक कर लेना चाहिए, सिस्टम में से बाहर निकाल लेना चाहिए, ताकि वापस हम इक्विलिब्रियम में आ जाए कि $1.40 में मिलता था वो $1.60 का हो जाए, ऐसा हम कोशिश करें। अब समझो ये सिचुएशन में मैं जब कह रहा हूँ आपको कि आरबीआई वैक्यूम क्लीनर से खींच लेगा, तो मतलब समझो आरबीआई असल में बाय करेगा, ऐसा वैक्यूम क्लीनर प्रैक्टिकली तो वो बात संभव नहीं है, और ऐसा वो लेके भी जाएगा तो सामने लोग कहेंगे तुम हमारा पैसा चुरा रहे हो, तो आरबीआई ने असल में खरीदना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा डॉलर भारत में आ रहे हैं आरबीआई उसको परचेज करना शुरू करेगा, आरबीआई विल बाय इट, और परचेज करेगा तो सामने उन फॉरेनर्स को वो क्या देगा, रुपया, तो उनको रुपया देके उनके डॉलर्स आरबीआई खरीदना शुरू करेगा, ताकि ये डॉलर की जो एक्स्ट्रा सप्लाई भारत में हो रही है उसकी जगह थोड़ी शॉर्टेज क्रिएट कर सके, थोड़ी तंगी पैदा कर सके। तो समझिए जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव फिगर है जैसे 43, तो इसका मतलब रुपया स्ट्रॉन्ग होगा, डॉलर वीक होगा, जो अपने एक्सपोर्टर के लिए अच्छी बात नहीं, तो आरबीआई को ये सब करना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा $43 बिलियन आ गए थे, आरबीआई रुपया दे के उसको बाय कर लेगा, सिस्टम में से सब कर लेगा, ताकि डॉलर सप्लाई में शॉर्टेज हो जाए और वापस से 40 की जगह 60 80 कुछ हो जाए। आपके बढ़िया है, ठीक है, लेकिन इससे एक नई प्रॉब्लम खड़ी होगी। नई प्रॉब्लम ये खड़ी होगी कि आरबीआई ने इन फॉरेनर्स से डॉलर तो खरीद लिए, लेकिन इनके हाथ में आ गया रुपया। अब ये जो अमेरिकन है वो कहेगा ये रुपया लेके मैं अमेरिका वापस नहीं जा सकता, क्योंकि रुपी करेंसी अमेरिका में लीगल टेंडर नहीं है, वहां में जाके मैकडॉनल्ड स्टारबक्स की कॉफी नहीं पी सकता, वो लोग मेरी करेंसी रुपया करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लीगल टेंडर क्या हम पिलर 1 में देख चुके हैं। तो यानी अब ये फॉरेनर सोचे मैं इन रुपयों को भारत में ही यूज करके जाऊंगा, कि इंडिया से कुछ गेहूं चावल चीनी मेडिसिन कुछ मैं यहाँ से लेके जाऊंगा अमेरिका, क्योंकि ये रुपया तो मैं लेके जा नहीं सकता, तो मैं इधर से कुछ गेहूं चावल खरीद के जाऊँ और फिर अमेरिका में उसको बेचूंगा, ऐसा मैं करता हूँ। अब आप समझो इससे नया प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है कि आरबीआई ने इसके डॉलर खरीद के इनको रुपया दिया, और ये रुपये से आदमी भारत का गेहूं चावल ऑनियन खरीद रहा है, आपके बहुत बढ़िया, भारत का एक प्रकार से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन समझो इंडिया के मार्केट में वो गेहूं चावल चीनी की शॉर्टेज भी तो हो जाएगी, क्योंकि आदमी सब अमेरिका ले जा रहा है, तो इट विल क्रिएट इन्फ्लेशन फॉर द लोकल पब्लिक, भारत की आम जनता के लिए महंगाई बढ़ जाएगी कि खरीदने को अपने को गेहूं चावल नहीं बचा। तो कुछ बार क्या होता है अपने घर में बकरी घुस जाती है, उसको निकालने जाओ तब तक ऊँट घुस जाता है, ये सही प्रॉब्लम है। एक सेटल करने गया कि भाई डॉलर को बहुत वीक नहीं होने दो वरना एक्सपोर्टर नाराज हो जाएगा, वो सेटल करने गया तो महंगाई बढ़ गया। तो आरबीआई क्या करे, अब ये दूसरा तीसरा जो भी स्टेज है, अब का ये सब फॉरेनर के पास बहुत पैसा आ गया है रुपी करेंसी में, तो मुझे रुपया मार्केट से सब करना पड़ेगा, वरना ये जो एक्स्ट्रा रुपया वही तो महंगाई पैदा करेगा ना, कि एक मैंगो 100 की जगह एक मैंगो 500 का करा देगा ये तो। तो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेज व्हाट आरबीआई शुड डू, आरबीआई शुड एब्जॉर्ब दैट एक्स्ट्रा रुपी $43 बिलियन के इक्विवेलेंट जितना रुपया उसने दे दिया था। वो आरबीआई कैसे करेगा, उसके वास्ते आपको पता होना चाहिए, पिलर 1 2 में हमने पढ़ा था, ओपन मार्केट ऑपरेशन।
ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई ये करेगा कि अपने पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी हो सेकेंडरी मार्केट में कुछ खेल करके वो दूसरे कुछ इन्वेस्टर को बेचे, ताकि उनके पास से जो रुपया है वो आरबीआई प्रकार से सब करके या बाय करके ले ले, ताकि मार्केट में जो रुपी करेंसी का सप्लाई है वो कम हो जाए। तो फिर क्या होगा, प्लस माइनस सब सेटल हो जाएगा। पहले डॉलर खरीदने के लिए रुपया दिया, अब उतना सारा रुपया वापस बाय कर लिया, तो सब चीज सेटल हो गई। तो ये जो मैंने आपको 5-10-15 मिनट कहानी करी कि मुर्गी आया फिर अंडा आया फिर वापस मुर्गी आया, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं स्टरीलाइजेशन। स्टरीलाइजेशन स्टेप 1, एक्सचेंज रेट स्टेबल रखने के लिए आरबीआई ने पहले डॉलर खरीदे, लेकिन डॉलर जो खरीदे वो रुपये की मदद से खरीदे। अब वो रुपया मार्केट में सप्लाई बढ़ गया तो महंगे बढ़ गई। तो स्टेप 3 में उसने क्या किया, ओपन मार्केट ऑपरेशन करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच बेच के वो सारा रुपया वापस बाय कर लिया, ताकि प्लस माइनस सब जीरो हो जाए और नेट एक्स्ट्रा मनी सप्लाई कितना हुआ, जीरो। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टरीलाइजेशन या स्थिरीकरण। अब ये समझने के लिए भी समझो, ये एवेंजर एंड गेम है, तो इसके पहले की आपको सारी कहानियां कि मार्वल में क्या हो, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन सबका कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या था, एफआरबीआई में क्या था, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज स्टरीलाइजेशन। आई गिव यू 20 सेकंड, इसको दिमाग में उतारो, नहीं उतरे तो फिर ये हैंडआउट में सब दिया उसको हाथ से लिख के ग्राफिक्स बना के खुद आप तैयार करें। आप जानते हैं एनसीईआरटी ने कसम खाई किसी को इकोनॉमी समझ नहीं आना चाहिए। तो आरबीआई will undertake an open market sale of government security amount equivalent to the amount of the foreign exchange flow, thereby keeping the stock of high powered money and total money supply unchanged. This stabilizes the economy against the adverse external shocks. This called stabilization. चलो फिर भी हमने जितना समझा उसके आसपास जोड़ के इसको आप दिमाग में उतार सको। हिंदी में तो और अर्थव्यवस्था में ये तो मतलब पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम क्यों आता है, उसके लिए ये एनसीईआरटी लिखने वाले लोग भी जिम्मेदार है, कभी दिमाग में उतार ही नहीं सके बात को। एनीवेज ये सब आपके हैंडआउट में दिया, चिंता करने की जरूरत नहीं, सब ग्राफिक्स के साथ वो खुद नोट पेन आप खुद भी चलाएंगे तो फिर आपको क्या अच्छा पैसा इधर से आया इधर गया फिर इसका ये हुआ, तो यू विल गेट द आइडिया। बेसिकली उसने पहले डॉलर खरीद लिया तो इसको रुपया दिया, फिर रुपया दिया तो महंगे बढ़ने का डर था, इसलिए वापस रुपया बाय करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन किया, ताकि प्लस माइनस मनी सप्लाई सेम टू सेम रहे, इसको हम कहते हैं स्टरीलाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं। 2020-21 कोरोना के वर्ष में क्या हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं हुई थी, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं हुई थी, एक दो दिन पहले मैंने देखा। तो करंट अकाउंट में भी सरप्लस है 24, कैपिटल अकाउंट में भी एफडीआई ये सब फार्मा आईटी इंडस्ट्री में आया, एरर ओमिशन थोड़ा बहुत होगा। तो दिस प्लस दिस ये जवाब पूछा जाए 87 या 88 बिलियन डॉलर्स, यानी कि भरपूर मात्रा में विदेशी पैसा भारत में आ रहा है। एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डॉलर्स आर कमिंग टू इंडिया। अब याद करो कैसे आईटी फार्मा वगैरह इंडस्ट्री में बहुत पैसा आया था, ये सब शेयर मार्केट भी ऊपर गया था, तो बहुत पैसा आया था कोरोना 2020 में। आपका तो कोई नहीं, हमने अभी समझा कि जितना एक्स्ट्रा डॉलर आता है वो सारा हमने मतलब आरबीआई ने सब कर लेना चाहिए, अब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, ताकि नहीं तो डॉलर वीक हो जाएगा तो एक्सपोर्टर भारत के एक्सपोर्टर को नुकसान होगा, राइट। तो आरबीआई क्या करेगी, ये जितने 87 बिलियन डॉलर आए हैं वो आरबीआई खरीद लेगी। तो खरीद लेगी तो मतलब माइनस हो गया सिस्टम में से, तो प्लस माइनस जवाब क्या आएगा, जीरो। तो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया जीरो। ये खुद से नहीं होता, ये आरबीआई ने करना पड़ता है, नहीं किया तो फिर क्या होगा कि डॉलर वीक हो जाएगा, कि $1 मान लो जमाने में 75 में मिलता हो वो 60 का हो जाए, तो भारत का टी एक्सपोर्टर नाराज हो जाएगा। तो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट हर देश का उसकी सेंट्रल बैंक जीरो पे लाने की कोशिश करेगी, ताकि उसका जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहे। अब यहाँ पर आरबीआई ने जो काम किया, 87 बिलियन डॉलर खरीद लिए, अपने फॉरेक्स तिजोरी में डाले, इसे हम कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन बाय द आरबीआई, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन बाय द आरबीआई। अब देखिए यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर के सेल्स हैं, व्हाइट कलर के सेल्स हैं जस्ट व्हाइट कलर के सेल्स में क्या है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर ओमिशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये आरबीआई के हाथ में नहीं था, ये तो बाजार के हाथ में था, पब्लिक को ठीक लगा उतना पैसा लाया गया वगैरह, तो इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। आरबीआई की मर्जी के बिना ये होता है, मार्केट को ठीक लगा एफडीआई का पैसा लाया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, उनकी मर्जी है। सो दिस फोर आर कॉल्ड ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। आरबीआई के हाथ में क्या है कि अगर एक्स्ट्रा डॉलर आया तो मैं उसको बाय कर लूंगा या कुछ भी, तो वो जो पिंक कलर में काम हुआ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, वो पिंक सेल को हम कहेंगे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, मतलब चीजों को संभालने के लिए अकोमोडेट करने के लिए आरबीआई ने वो एक स्टेप लिया। तो कुछ होते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, कुछ होते हैं अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपके इतने सारे लेबल नहीं देते तो नहीं चल जाता, पर ये सब एनसीईआरटी में दिया, तो वी हैव टू प्रिपेयर, देयर आर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस एंड देयर आर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, ये सब भी दिया है। अब इकोनॉमिक सर्वे कोरोना में ये बोलता है कि देखो आप ये सोचो कि मैं आईएएस भी दूंगा, उसी साल में कैट का भी एग्जाम दूंगा, और उसी साल में तीसरा और भी मान लो एसएससी भी दूंगा, तो 3 साल 3 चीज एक साथ नहीं संभल सकती, मैक्सिमम 2 चीज संभल सकती है। इसको कहते हैं मंडेल फ्लेमिंग ट्रायलेमा। एक तरफ आप कहें फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, कि भारत के अंदर जो एफडीआई है, एफपीआई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, सब बिना रोक टोक के चलना चाहिए, सब 100% आप कर दो, ऐसा आप सोचो। तो फिर आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि स्वाभाविक है ये सब एफडीआई वाले तो ढेर सारा डॉलर लेके आएंगे, तो फिर डॉलर वीक हो जाएगा, एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं होगा। तो फिर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का इंडिपेंडेंस चला जाएगा, क्योंकि वो चीजों को संभालने के लिए आरबीआई ने क्या करना पड़े, वो रुपया देके उसको खरीदे, फिर उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन से रुपया वापस बाय करे, तो ये सब करने में उसका टाइम रिसोर्सेज चला जाएगा, तो महंगाई काबू में करने की जगह वो इसमें पड़ा रहेगा। तो 3 थिंग्स कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड टुगेदर, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस। मैक्सिमम 2 चीज हो सकती है, 3 एक साथ नहीं हो सकती, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। इसको अब हम समझते हैं। मैंने आपको बताया कि कोरोना में कैसे ये फार्मा आईटी वगैरह के अंदर ढेर सारे डॉलर्स विदेशी लोग भारत के बाजार में कंपनियों में इन्वेस्ट करने लगे। तो स्टेप 1 हुआ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, क्योंकि सरकार ने रोक टोक तो नहीं लगाई, दे देना दो पैसा, हमारी इकोनॉमी ग्रो करने दो। अब इससे होगा क्या कि इतने सारे एफडीआई वाले फार्मा आईटी लर्निंग सब में पैसा दे रहे हैं, तो डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा, तो जो 75 रुपीज का डॉलर है वो 73 रुपये का हो जाएगा। हम टॉकिंग अबाउट 2020-21, और ये तो डॉलर वीक हो गया, तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे उनके लिए खुशी की बात नहीं होगी, वो नाराज हो जाएंगे। और ये हुआ, मतलब मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये 2020 में आप देखो अगस्त महीने तक पहले डॉलर था 75, तो मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग है। फिर आप देखो लगभग 2021 फरवरी तक ये हो गया 72 पे आ गया, तो मतलब डॉलर वीक हो गया, और वीक डॉलर इंडिया के एक्सपोर्टर के लिए ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि फॉरेनर्स फिर इधर से चाहे तो अपने को कम मिलती है, श्रीलंका इथियोपिया चलते हैं। तो नाउ आरबीआई हैड टू डू समथिंग, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर डॉलर वीक हो गया इस तरफ गया तो इंडिया के एक्सपोर्टर नाराज हो जाएंगे। आरबीआई मैंने आपको पता क्या करना चाहिए, उसने ये सब एक्स्ट्रा डॉलर को सब कर लेना चाहिए, अब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए, ये तो हमने समझ लिया। तो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो गया, उसके चलते एक्सचेंज रेट अनस्टेबल हो गया कि 75 की जगह 73 रुपये का हो गया डॉलर, तो हम ये स्टेप पे पहुंचे। अब आरबीआई को क्या करना पड़ेगा कि भाई ये सारे डॉलर में खरीद लेता हूँ ताकि एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, वरना आरबीआई ये नहीं खरीदता। तो मैंने आपको बताया स्टरीलाइजेशन प्रोसेस में कि आरबीआई ने ये जो सारे मतलब डॉलर्स खरीद लिए, सामने इनको रुपया दिया, अब ये सब फॉरेनर वही रुपया लेके भारत का सामान खरीद के भाग जाएंगे, तो अपनी महंगाई बढ़ सकती है। तो आपके उसमें क्या है, फिर से तुम ओपन मार्केट ऑपरेशन करवाओ आरबीआई से, और आरबीआई ये सारा पैसा वापस सब कर ले जो रुपी करेंसी में था, स्टरीलाइजेशन करे बेसिकली। तो भाई आप समझो
जो वैक्यूम क्लीनर है उसकी कैपेसिटी होती है ना 10 लीटर का होता है, 15 लीटर का होता है। बड़े-बड़े एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन पे आप उससे भी ज़्यादा 25 लीटर कैपेसिटी का वैक्यूम क्लीनर हो सकता है। इतना बड़ा तो नहीं हो सकता कि शहर की गंदगी वो खींच ले। तो ये इतना सारा डॉलर जो भारत में आ गया और उसके मुकाबले स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते-करते तो इस मशीन की भी तो कैपेसिटी है ना। आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी जितनी होगी उतना वो सब कर पाएगा रूपी करेंसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन में। तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस इज डिफिकल्ट इफ द अमाउंट इज वेरी लार्ज और ऐसा ही कोरोना में हुआ। क्योंकि आप डेटा देखो, डेटा ऐसा है सी दिस इज सपोज 2018 कि जब करंट अकाउंट डेफिसिट है $48 बिलियन का, कैपिटल प्लस 91 तो बैलेंस ऑफ पेमेंट 43 प्लस में है। तो आरबीआई की समझ लो कि इतना स्टरलाइज करने की, इतना पैसा सब करने की, चीज़ों को मेंटेन करने की कैपेसिटी। अब सीधा 2020 कोरोना वाले वर्ष में तो क्या हो रहा है, इधर कितना था 43, 2018 में था 43, जबकि ये कोरोना वाले साल में तो देखो ये जवाब आ रहा है 87 क्योंकि करंट अकाउंट में डेफिसिट में सरप्लस है, कैपिटल में भी पैसा है, तो 87। तो आरबीआई की मशीनरी पूरा जो फ्लो है वो बिगड़ जाएगा, वो इतना संभाल नहीं पाएगा। तो वही सब हुआ। इस कारण से आरबीआई पूरी तरह से उसे स्टरलाइज नहीं कर पाएगी। अब आप याद करो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। स्टेप 1 महंगाई को 2 to 6% की रेंज में काबू में रखो और उसके बाद वो काबू में रहे तो जीडीपी ग्रोथ करने के लिए अलग-अलग स्टेप्स उठाओ। ये हम पिलर 1 A 2 में पढ़ चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये सब प्रोसेस में वो पूरा स्टरलाइजेशन तो कर नहीं पाया क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो स्टरलाइजेशन अगर पूरा नहीं होगा तो बहुत सारा रुपया सिस्टम में रह जाएगा और वो रुपया एक्स्ट्रा है, सामने इतना गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, तो महंगाई की समस्या बढ़ सकती है। तो आरबीआई जो 2 to 6% में महंगाई काबू में करना चाहता था वो सब मुश्किल हो जाएगा। तो बस यही पूरी जो कहानी है उसका सार है, जिसको हम कहते हैं मंडेल फ्लेमिंग ट्राइलेमा कि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हुआ, उसके चलते एक्सचेंज रेट अनस्टेबल हो गया, आरबीआई उसको स्टेबल करने गई तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो उसको 2 to 6% में काबू में रखना था नहीं कर पाया। लगभग 2022 तक आप पहुंचते हैं तो महंगाई बहुत बढ़ जाती है, 6% के ऊपर चली जाती है। अब कुछ उसके और भी कारण होंगे कि मान लो बारिश नहीं हुई है, ऑनियन सप्लाई कम है, बट ये भी एक पूरी चीज उसके पीछे कारण हो सकती है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। अब कुछ लोग इधर कि तुमने सिर्फ डॉलर की बात की, यूरो येन पाउंड सबकी बात करो, उसका सब चार्ट बना। भाई तो चार्ट बनाएंगे तो फिर तो लंबे हो जाएंगे ना। ये स्लाइड अभी 66 पे मैं पहुंचा और 166 स्लाइड बना तब सबके मैं 4 ग्राफ और डालूं। बस कबूल करो कि ऐसा ही कुछ है, ये करेंसी से समझ लिया। बियॉन्ड दैट उसका एमसीक्यू भी इतना एडवांस बनने की सीन नहीं बनती। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पॉजिटिव फिगर कुछ आ जाए, सपोज कि जो भी 48 आ गया, 87 आ गया, 50 आ गया, तब क्या होता है कि हम ये बोलते हैं कि डॉलर का सप्लाई बढ़ रहा है और आरबीआई उसे एब्जॉर्ब करे खरीदे। पहले उल्टा होता था, करंट अकाउंट में बहुत भारी डेफिसिट रहती थी। मतलब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम में मान लो करंट अकाउंट में $100 बिलियन की डेफिसिट हो, क्योंकि उस जमाने में हमारे सर्विस सेक्टर आईटी इंडस्ट्री बनना बाकी है, वो तो 1991 के बाद बनेगा, तो सर्विस एक्सपोर्ट बहुत जोरदार नहीं थे। सामने हमारे एक्सपोर्ट भी फिजिकल गुड्स के बहुत जोरदार नहीं थे, क्योंकि हम कोई ऐसी फरारी या मर्सिडीज कार तो बनाते नहीं थे। वो कटारा एम्बेसडर बनती हो या एक चेतक स्कूटर बनता हो, उसे भारत के लोग उसकी मतलब सप्लाई या जत्था इतना नहीं बन पाता था, बिकॉज़ देयर वाज लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर एक्ट, जिसके बारे में पिलर 4 में समझेंगे। तो भारत के गुड्स के एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रहे थे, सर्विसेज में आईटी इंडस्ट्री बनना बाकी है, 1991 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो करंट अकाउंट में तो डेफिसिट रहेगी क्योंकि बाहर से बहुत सारे गेहूं चावल और मेडिसिन फर्टिलाइजर मंगाना पड़ेगा। आपके तो सामने कैपिटल अकाउंट में एफडीआई एफपीआई आता होगा, उससे सेटल कर लेंगे। एफडीआई आता था बहुत कम आता था, मान लो सिर्फ 50 या $5 बिलियन, क्योंकि उस जमाने में सरकार ने एफडीआई पे बहुत सारी पाबंदी यानी रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। अभी तो हम देखते हैं कि ज्यादातर सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउड, उस जमाने में ऐसा 10% भी अलाउड ना हो, क्योंकि सरकार को डर लगता था ये सीआईए वाले, अमेरिका वाले हमारी कंपनियों को खरीद लेंगे, हमें गुलाम बना देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी वापस आ जाएगी, चुनाव में हमारी सरकार को गिरा देंगे। ये सब डर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भारत में वो अलाउ नहीं करते थे। इस कारण से एक तो डेफिसिट तो है ही करंट अकाउंट में, पर सामने कैपिटल अकाउंट में इतना सरप्लस नहीं आ रहा है कि उस डेफिसिट को न्यूट्रलाइज कर सके, जीरो कर सके। इधर जाओ क्या -100, करंट अकाउंट में कैपिटल में 50, जाओ क्या -50, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक नेगेटिव फिगर रहता था। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव फिगर है ना, वो खराब क्यों है? वो ऐसा दिखा रहा है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या, -50 मतलब डॉलर की जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। $50 बिलियन अभी भी कम पड़ रहा है भारत में। तो इसका मतलब कि डॉलर की शॉर्टेज है और जो भी चीज़ की शॉर्टेज होती है वो महंगी हो जाती है। तो $1 60 में मिले, वो हो सकता है 600 में मिलना शुरू हो जाए, बिकॉज़ देयर इज शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स। तो ये तो बहुत ही तकलीफ हो जाएगी हमें, क्योंकि भारत के जो इंपोर्टर्स हैं वो सब ऑयल, मेडिसिन ये सब कहाँ से खरीद के लाएंगे इतना महंगे भाव पे। एक्सपोर्टर को मजा आ सकता है, पर एक्सपोर्ट करने लायक अपने पास सामान है ही नहीं बिफोर 1990s। ये तो क्राइसिस हो गया कि वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ डॉलर्स आर कमिंग और ये अपने इंपोर्ट खासकर क्रूड इंपोर्ट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो ऐसी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 की शुरुआत में होती है। अब आरबीआई को यहाँ क्या करना चाहिए? तो इस केस में आरबीआई ने क्या करना चाहिए? आग लगी बुझाने के लिए अपने खुद के डॉलर मार्केट में सेल करने होंगे, क्योंकि समझो ये 1991 की क्राइसिस में ऐसा हुआ कि करंट अकाउंट में $100 बिलियन का मान लो डेफिसिट है, कैपिटल अकाउंट में $50 का, ये $50 बिलियन का एफडीआई आया, तो प्लस माइनस जा रहा है नेगेटिव, मतलब डॉलर की शॉर्टेज है। तो आरबीआई को क्या करना चाहिए? अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर सेल करने चाहिए, ताकि ये जवाब जीरो हो जाए, नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्लाइडर में क्या होगा, डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, रुपया और वीक हो जाएगा, 60 की जगह ₹600 का डॉलर हो जाएगा। लेकिन 1991 में तकलीफ ये थी कि अपनी तिजोरी में, अपनी फॉरेक्स रिजर्व के अंदर इतना पैसा था ही नहीं, इतने डॉलर्स थे ही नहीं कि हम इसको सेटल कर सके। तो फिर क्या करना पड़े? अपने घर में पैसा नहीं है तो भीख मांगनी पड़ी। तो आईएमएफ पे हम जाते हैं कि हमको थोड़ा लोन दे दो, आईएमएफ वाले कहते हैं तुमको लोन देंगे, तुम अपना सोना गिरवी रखो। तो ये सब होता है और आईएमएफ वाले लोन देते हैं तो उसमें बहुत सारी शर्तें रखते हैं, टर्म्स कंडीशन। आईएमएफ ने शर्त रखी कि तुम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाले रिफॉर्म्स लो, हमारी मतलब अमेरिका की सब कंपनियों को भारत में आने दो, एफडीआई के रूल्स लिबरलाइज करो वगैरह वगैरह। तो ये सब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब किया जाता है। एलपीजी रिफॉर्म्स हम लोग देखेंगे पिलर 4 में। ये सब आपकी हैंडआउट में ग्राफिक से बताया कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब डॉलर स्ट्रांग हो सकता है, कौन सी सिचुएशन जब डॉलर वीक हो सकता है और उसे किसको इंपोर्ट एक्सपोर्टर को मजा आए और आरबीआई ने वहां पर क्या कदम उठाने चाहिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं, 2-3 मिनट में फिर ब्रेक लेते हैं। ये जो हमने देखा कि 1991 से पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत नेगेटिव में चला गया, तो नेगेटिव में बैलेंस ऑफ पेमेंट जाए उसके क्या कारण हो सकते हैं? या हम के बीओपी का नेगेटिव डिसइक्विलिब्रियम क्यों हो सकता है? पहला कारण भारत में विकास की कमी। उस जमाने में ग्रीन रेवोल्यूशन जब सक्सेस नहीं हुआ, तो मतलब नेहरू के जमाने की बात करें, गेहूं चावल दवाई सब चीज मंगवानी पड़े, तो स्वाभाविक इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगी। दूसरा, जब हम 80s तक पहुंचे तो कुछ लोग के पास पैसा आ गया, कुछ लोग अमीर बन गए। अब वो क्या करेंगे कि हमें वेस्टर्न लाइफस्टाइल चाहिए, भारत की खटारा एम्बेसडर नहीं, हमको मर्सिडीज फरारी मंगानी है। तो ये कंज्यूमरिज्म एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब दिखावा करने के लिए हमको वेस्टर्न लाइफस्टाइल वाला सब गाड़ी चाहिए, गड़िया चाहिए, रिश्वत चाहिए, तो इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाती है। देन स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, मतलब ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी ये सब बुनियादी सुविधा नहीं हो तो भारत का प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकता, तो करंट अकाउंट डेफिसिट सेटल नहीं हो सकती। सेक्युलर या लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम, देखिए कोई ग्राफ हम 10 साल 15 साल का ग्राफ बनाए तो इकोनॉमिक्स में उसको कहा जाता है ये सेक्युलर है।
मतलब हिंदू मुस्लिम वाला नहीं, यहाँ पर सेकुलर मतलब लॉन्ग टर्म की आप बात करें। तो सेकुलर ट्रेंड में आप देखो तो कोई भी नया देश हो, अब अपने भारत के अंदर हम 1950 से जो भी पंचवर्षीय योजना बनाए, तो 5 वर्ष में तो दूध की नदियां नहीं बहेगी, ऐसे भी 3-4-5 प्लान जाएंगे तब जाके कुछ डेवलपमेंट दिखेगा। तो एक्सपोर्ट हमारे डेवलप होंगे नहीं, उसमें बहुत सारे दशक ब्रैकेट्स लग जाते हैं। ये भी कारण है बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आ जाती है। ये टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस आप समझते हैं, उसके चलते भी एक्सपोर्ट इंप्रूव नहीं होते। देन साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम, हर एक इकोनॉमी में तेजी मंदी चलती है, बूम साइकिल। तो जब नीचे मंदी वाले फेज में हो तो उस वक्त ये चीजें और गहरा स्वरूप धारण करके दे बिकम मोर प्रॉब्लमेटिक। तो इसी कारण से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमें दिखती है। अब इधर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और कंसेप्ट समझने हैं, लेकिन तब तक आप इस पे गौर करिए कि एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस है। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। हाँ तो मित्रों आपको क्या जवाब लगता है? बीसीडी वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। मनीष, कुलदीप, सौरभ, मुकुल, शुभम, हिमांशु, साक्षी, आसमा, आनंदिता, लवप्रीत, अनिल, एलिना, विभू, कामाक्षी, तेजचंदन, पायल, अलका, गोपाल, सुशांत, दुष्यंत, मायूष, अर्जुन, शिवांश, प्रांजल, जयमिन सी, रुपेंद्र, आनंद, आतिश, अनिल, मधुकर, कौशल, धवन, हर्ष, रूही, सायरा, अर्पिता, विराट, आदित्य, नंदिनी, दर्शन, अरविंद, अभिषेक, अमर, आशुतोष, विपिन, अमन, राहुल, ईशा, किशोर, छवि, करेक्ट आंसर। देखिए प्राइमरी मार्केट आप समझते हैं जहाँ पर नए नए आईपीओ आते हैं, सेकेंडरी मार्केट जहाँ पर पुराने इन्वेस्टर किसी को बेच के निकल जाते हैं। तो जो एफपीआई वाले हैं वो ज्यादातर सेकेंडरी मार्केट में एक्टिव होते हैं, हमने देखा था, क्योंकि उधर उनको रोज ये शेयर बाइंग सेलिंग करके 1-2 महीने में भाग जाना होता है और उनकी प्रॉब्लम हमने देखी थी हॉट मनी। हालांकि एफडीआई और एफपीआई दोनों ही लोग प्राइमरी मार्केट में भी खेल सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में भी खेल सकते हैं। वो कल का लेक्चर आप देख के आओ, इसलिए मैंने बोला जमा राजा मत बनो, लेक्चर देख के आओ। तो सी ऑप्शन क्या कहता है कि एफडीआई वाला सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में, एफपीआई वाला प्राइमरी में, तो ये तो गलत है, दोनों लोग दोनों ही जगह पर खेल सकते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, एफपीआई वाला मैनेजमेंट लाएगा कहाँ भाई, उसको तो 1-2 महीने में बेच के भाग जाना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला लाएगा कैपिटल एंड मैनेजमेंट स्किल, जैसे वॉलमार्ट आया तो फ्लिपकार्ट का सप्लाई चेन मैनेजमेंट वेबसाइट सब बेहतर करवाया होगा। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, इज रॉन्ग। डी ऑप्शन क्या कहता है, एफपीआई वाला मोर स्टेबल है भाई, एफपीआई ही तो हॉट मनी की प्रॉब्लम है कि बहुत सारा पैसा भाग जाता है, लेके भाग जाता है। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो क्योंकि बाकी सब रॉन्ग है तो जो बचे हो जवाब है ऑप्शन बी, एफपीआई से कैपिटल अवेलेबिलिटी बढ़ती है और एफडीआई वो स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट कर सकता है, क्योंकि आप समझते हैं जैसे टॉबैको या बहुत सारी इंडस्ट्री उसके अंदर वो प्रोहिबिटेड है, या बहुत सारी इंडस्ट्री में एक हद से ज्यादा एफडीआई आप कर नहीं सकते। तो बिकॉज अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, तो जो बचा वो फाइनल आंसर एंड दैट इज बी। इससे ज्यादा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी है, अपन वो हम दूसरे ब्रेक में देखते हैं। तो अब तक हमने देखा कि अलग अलग सिचुएशन में कब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, कब डॉलर वीक होता है, बहुत सारे फैक्टर और भी वो कॉमन सेंस की बात है। तो आप हैंडआउट में देखना, इधर मैं बहुत जूम इन करके आपको ये ग्राफिक्स दिखाऊंगा तो कोई और मजा नहीं आने, और वो सब हैंडआउट में दिया है। अब आप सोचिए अगर ऑयल बैरल का प्राइस 80 से बढ़ के $100 हो जाए, तो ये जो सब अरब शेख लोग और जो भी है सऊदी और बाकी देश के अंदर, वो सोचेंगे अभी 12 घंटा नहीं 24 घंटा ऑयल माइनिंग चालू रखना है, क्योंकि $100 का हो गया, हम दिन बेचेंगे। तो वर्कर की डिमांड बढ़ जाएगी, और आप जानते हैं वो सब अरब को तो काम करेंगे नहीं, उनको भारत के मजदूर चाहिए। तो भारत से मजदूरों की रिक्रूटमेंट बढ़ जाएगी जो मिडिल ईस्ट में जाके काम करेंगे, और वो लोग फैमिली को पैसा भी भेजेंगे। तो आप क्या कहेंगे, रेमिटेंस इंक्रीज्ड। यानी यहाँ पर क्या लिंक बनता है, जब भी क्रूड ऑयल महंगा होता है भारत में रेमिटेंस बढ़ता है, क्योंकि वो ऑयल रिफाइनरी दिन रात काम करती है, उधर भारत के वर्कर होते हैं, वो उनको वो टाइम डबल पैसा मिलता है, तो भारत आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने वो सब ग्राफ से बताया कि हाँ ऐसा कोरिलेशन तो है।
कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो रेमिटेंस भी बढ़ता है। दूसरा, मान लो प्रियंका चोपड़ा ये हॉलीवुड के अंदर काम करके $100 कमाती हो। अब वो पहले पैसा भेजती हो जब 74 रुपये का भाव चलता डॉलर का, तो कितना भेज रही है? 7,400। लेकिन डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाए कि 74 की जगह 85 का हो जाए और वो इस महीने भी $100 ही भेजे फैमिली को, तो फैमिली क्या कहेगी? हमको 8,500 मिला। तो आप यहाँ क्या लिंक समझते हैं? व्हेनेवर डॉलर स्ट्रेंथन्स रेमिटेंस इंक्रीजेस इन रूपी टर्म्स, ये एक बात हुई। दूसरा, वो इस कारण से भी ज्यादा पैसा भेजे कि मैं अमेरिका की बैंक में सेव करूंगी तो डॉलर का डॉलर रहेगा, इधर करूंगी तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो मैं भारत भेज देती हूँ। तो जब भी डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है रेमिटेंस बढ़ता है। ऐसा भी इकोनॉमिक सर्वे ने ग्राफ में सब कोरिलेशन से साबित किया। ये जो रेमिटेंस है, मतलब भारत के वर्कर विदेशों से अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं, ये बहुत ग्रेट है, बहुत महान है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। अब सोचो क्यों? देखिए, जो एफडीआई वाले दे आर प्रो साइक्लिकल, मतलब जब भी इकोनॉमी में तेजी मंदी चलती है, तो जब तेजी चलती है तो ये तो दे पैसा लाते हैं, जब मंदी आती है, कोरोना आता है तो भाग भी जाते हैं। तो ये ऑफ कोर्स एफडीआई ज्यादा स्टेबल है, एफपीआई वाला कम स्टेबल है, पर दोनों ही ऐसे हैं कि कभी तो भाग जाएंगे। पर रेमिटेंस ऐसी चीज है कि वो स्टेबल रहती है, कि प्रियंका चोपड़ा ने घर पैसा भेजा, फिर अब मुझे तुम मेरे डॉलर वापस करो, तो वो तो पैसा रहना है भारत के अंदर। तो रेमिटेंस इज मोर स्टेबल देन एफडीआई एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और इस कारण से अगर रेमिटेंस बढ़ता है तो अपनी करंट अकाउंट डेफिसिट भी काबू में रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। उस कारण से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आने से भी हम लोग बच सकते हैं, जैसा 1991 में आया था। तो रेमिटेंस भारत में आना अच्छी बात है, जरूरी है, और अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखता है। अब आप सोचो मेंस और इंटरव्यू के लिए कि ट्रंप अगर दे दनादन इलीगल इंडियन जो वहां पर गए थे उनको डिपोर्ट करे, तो अपनी इकोनॉमी को कठिनाई भी आ सकती है, क्योंकि वो लोग भी तो रेमिटेंस भेजते थे, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद का मुद्दा करेंसी एक्सचेंज रेट रिजीम्स, फिक्स फ्लोटिंग मैनेज फ्लोट क्या है और ये फॉरेक्स रिजर्व कैसे काम करता है, ये सब देखना है। मैंने आपको बताया कि कैसे भारत में जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो आरबीआई ने एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, वरना करेंसी एक्सचेंज में ऊपर नीचे हो सकता है। तो जितना एक्स्ट्रा पैसा आया वो सब आप एब्जॉर्ब करते रहो, तो वो हो गया आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व। ये जो भी एक्सपोर्ट अर्निंग रेमिटेंस की डोनेशन वगैरह से 120 आया 100 गया, तो प्लस 20 आरबीआई ने एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, वरना करेंसी एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आरबीआई उसको खरीदती है, खरीद के अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखती है। तो फॉरेक्स रिजर्व में वो रखती है, वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो हमें याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए। तो ये कंपोनेंट्स हैं फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन करेंसी एसेट्स। देखिए, डॉलर में आया पैसा आरबीआई डॉलर खरीद के रखे कैश में, पर इसमें आरबीआई का फायदा नहीं है। आपको सैलरी मिली, आप अपने हाथ में कैश में रखो, तो समझो वो ग्रो नहीं करेगा ना, बैंक में म्यूचुअल फंड में डालना पड़ेगा। तो उसी तरह आरबीआई ये जो डॉलर से फॉरेन करेंसी उसने एक्वायर किया है, उससे वो खरीदेगी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, जापान के सरकारी बॉन्ड, ये सब खरीदेगी, ताकि उसमें से कुछ ना कुछ ब्याज कमाती रहे। थोड़ा वो गोल्ड खरीद लेगी सेफ्टी के लिए। फिर आईएमएफ में वो कुछ पैसा डिपॉजिट करेगी, जिसके बदले आईएमएफ उसको देगा एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और उसकी रिजर्व ट्रांसपोजिशन यानी आरटीपी। ये मामला क्या है वो हम लोग कल रात के लेक्चर में देखेंगे। तो जो भी आरबीआई ने सब खरीदा, इन्वेस्ट किया, ये सब इसमें पड़ा तिजोरी में। कुल मिलाकर ये तिजोरी में आप पाएंगे, ये गोल्ड, एसडीआर, उसकी आरटीपी, फॉरेन करेंसी एसेट, सब मिला के दिसंबर 2024 में ये करीब $635 बिलियन हो रहा है। मतलब 650 से 700 के आसपास चलता है, ऊपर नीचे होता रहता है, हर महीने कुछ ना कुछ खेल करते हैं ये लोग। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए गोल्ड का सीन क्या है। धीरे धीरे आरबीआई जितना भी अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है, तो गोल्ड में बढ़ा रहा है। ये मिलियन डॉलर में सब $23,000 मिलियन, 30,000, 33,000, अब देखिए बढ़ रहा है। तो परसेंटेज वाइज आरबीआई आजकल क्या कर रहा है, जो भी पैसा उसने फॉरेक्स रिजर्व में एक्वायर किया, तो ये नहीं कि सारे का मैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लूं, मैं कुछ गोल्ड खरीद लेता हूं, पहले से ज्यादा गोल्ड खरीदते रहता हूं। आरबीआई ऐसा कर रही है, प्रोपोर्शनेटली ज्यादा गोल्ड एक्वायर कर रही है, ताकि जो डॉलर पे निर्भरता या डॉलर का डोमिनेशन है उसके खिलाफ वो लड़ सके। इसको हम कहते हैं डी डॉलराइजेशन। ये चीज आपको और क्लियर होगी, कल हम इसे आराम से पढ़ेंगे तब। तो अभी के लिए हम इसमें नहीं जा रहे, कल हम देखेंगे। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने भी ऑब्जर्व किया कि प्रोपोर्शनेटली या परसेंटेज वाइज आरबीआई पहले के मुकाबले ज्यादा गोल्ड एक्वायर कर रही है। देखिए, जो फॉरेक्स रिजर्व में आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने इधर बोला कितना 635 है, फिर कुछ ऐसी स्लाइड आएगी उसमें लिखा 500, कल कुछ स्लाइड में लिखा 700। तो ये तो ऊपर नीचे होते रहता है। समझो कुछ स्लाइड मैंने इकोनॉमिक सर्वे से बनाई होगी, कुछ ऐसा न्यूज़पेपर में कुछ टॉपिक चला, उधर से मैंने डेटा कॉपी करके स्लाइड बनाई होगी। अब हर जगह तो मैंने कौन सा साल था, कौन सा महीना था, ये लिखा नहीं होगा। तो रफ आइडिया लेना है आपको, उसमें तेल की दार को देखना है, कितना तेल ऊपर नीचे, उसमें लोड मत लो, उस लोग उसका झंडा उठाते हैं। ये स्लाइड में ऐसा है, उस स्लाइड में ऐसा, क्या भाई एक लेक्चर में 100 तो स्लाइड है, तो 50 लेक्चर है तो कितनी 5000 तो स्लाइड है, तो हर एक में कितना आदमी याद रखे कौन सी स्लाइड का क्या महीना था। यार मैंने आपको बताया आरबीआई उसके पास जब फॉरेन करेंसी के वो एसेट्स एक्वायर करता है, आईएमएफ में डिपॉजिट करता है, गोल्ड खरीदता है। तो आरबीआई ने ऐसा गोल्ड खरीद खरीद के 1 लाख किलो गोल्ड ब्रिटेन में रखा था, ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक में रखा था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझो गोल्ड भारत में पैदा नहीं होता, तो आरबीआई सोचे मेरे पास $50 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, मुझे इसका गोल्ड खरीद लेना है, तो वो जाके ब्रिटेन में, सिंगापुर में, अफ्रीका से गोल्ड खरीदेगा। अब समझो अफ्रीका से गोल्ड खरीद के भारत वो लाए, तो बीच में ये सब पायरेट्स और वो हाउथी रेबल्स और कितना सब जोखिम है। तो वो क्या करेगा कि ऐसा गोल्ड वहां पर भी पूरा गोल्ड मार्केट डेवलप है ब्रिटेन, लंदन वगैरह में, तो उधर ही ऑर्डर दे देगा और वहां की सेंट्रल बैंक को कहेगा कि आप अपने गोदाम में रखो, हमें जरूरत होगी तो हम यूज कर लेंगे। फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी रीजन वी आर नॉट ट्रांसपोर्टिंग दिस बल्की अमाउंट ऑफ गोल्ड टू इंडिया। आपके लॉजिकल बात है। लेकिन फिर आरबीआई को डर लगा, क्योंकि आप जानते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद ये सब ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने रशिया की बहुत सारी ओवरसीज एसेट्स को फ्रीज कर दिया है। तो हो सकता है पुतिन का भी, मतलब रशियन सेंट्रल बैंक का भी कुछ गोल्ड पड़ा हो ब्रिटेन में, उन्होंने लॉक करवा दिया होगा। और अभी तो ये कि हमने यूक्रेन को मदद की है, उस लॉस का चुकाने के लिए तुम्हारा रशिया का गोल्ड जो पड़ा है हम तो भेज देंगे ब्रिटेन वाले, ये सब, क्योंकि ट्रंप ने बोला मैं तो पैसा नहीं देता। ये सब भारत के साथ भी हो सकता है। कल उठ के हमने पाकिस्तान या बांग्लादेश से युद्ध किया, इंडिपेंडेंट की, उनका क्या इक्वेशन अमेरिका के साथ है या ब्रिटेन के साथ है, उनकी गोद में बैठ जाए, हमारा गोल्ड ये तो लॉक करवा दे। आरबीआई ने कहा अपना माल अपने पास रखेंगे, ये दूसरों के गैरों के घर में नहीं रखना है। तो 1 लाख किलोग्राम गोल्ड ब्रिटेन की जो सेंट्रल बैंक में उन्होंने रखा होगा वो सारा वापस भारत में ला दिया, क्योंकि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। फिर तो फॉरेक्स रिजर्व अपने पास होना चाहिए, और तो कॉमन सेंस की बात, कुछ पैसा होना चाहिए हमेशा, तो सेफ्टी रहती है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है एमसीक्यू में याद रखते हैं। पहला, एक्सचेंज रेट स्टेबल रखना, आरबीआई की तिजोरी में पैसा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे जो डॉलर उसको स्टेबल रखने के लिए होना चाहिए आपके पास। टू एब्जॉर्ब द एक्सटर्नल शॉक्स, वो भी सेम बात है। टू हेल्प रिवाइव द इकोनॉमी, मान लीजिए ऐसा कोई दिन आ जाए कि भारत पे बहुत सारे सैंक्शन यानी प्रतिबंध लग जाए, ईरान जैसा हो जाए कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, वर्ल्ड बैंक वाला लोन नहीं दे सके, तो इकोनॉमी चलाएंगे कैसे, पैसा कहां से आए, कैसे मोबिलाइज करें, हमको कुछ हथियार बंदूक खरीदना है, उसके लिए पैसा कहां से लाए। तो ये सब सिचुएशन में भी जब फॉरेन लोन्स आर इनएक्सपेंसिव अनअवेलेबल, तो हम इस बैलेंस ऑफ पेमेंट से एक्वायर किए गए फॉरेक्स रिजर्व को यूज कर सकते हैं। चीन ये करता है, चीन के पास 3000 बिलियन यानी कि $3 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। भारत के पास अराउंड $650 बिलियन का रिजर्व है। 600 to 700 बिलियन आप याद रखो। तो समझो कहाँ उनके पास 3000 बिलियन का, अपने पास 600 650 बिलियन, तो बहुत आगे।
क्योंकि स्वाभाविक है, ये कल हम डिटेल में भी समझेंगे। चीन वाला एक्सपोर्ट बहुत करता है, उसकी करंट अकाउंट डेफिसिट शायद तो होगी नहीं, या तो सरप्लस में होगा, तो बहुत सारा आएगा, सब डॉलर को खरीद लेगा, तो तिजोरी भर गया, तो 3000 हो गया उसका। अभी चीन का फॉरेक्स रिजर्व इतना हाई क्यों है? उसका एक कारण है कि वो युआन को वीक रखता है, मैनिपुलेट करता है, अंडर वैल्यूड रखता है। वो कैसे अभी आगे स्लाइड में देखेंगे। अभी के लिए तो बस यहाँ पे उनके पास बहुत पैसा है। अब ऐसा ये इन्होंने एक्वायर कैसे किया वो थोड़ा हम समझ लेते पहले ही। देखिए 2005 में चीन की सरकार ने ये कहा कि देखो जो करेंसी एक्सचेंज है, $1 इक्वल्स 6 युआन या 6 रैनमिनबी। पहले उनकी सरकार खुद से फिक्स करती थी, मार्केट फोर्सेस नहीं डिसाइड करते थे, वो खुद से फिक्स करते थे। फिर 2005 में उन्होंने कहा नहीं, लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड। हम लोग अगर मान लो 10% ऊपर नीचे हो गया, तभी हम कुछ दखल देंगे, अपने फॉरेक्स रिजर्व में से कुछ बेचेंगे, खरीदेंगे, ये खेल करेंगे। ऐसी जो सिस्टम होती है कि नॉर्मली मार्केट डिसाइड करे, कभी-कभी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इंटरवीन करे, उसे हम कहते हैं मैनेज द फ्लोट सिस्टम। यदि युआन डॉलर के दर में अत्यधिक बदलाव आ जाएगा, मान लो 10 का 20 ऊपर नीचे हो गया, ओनली देन वी विल इंटरवीन। अब ठीक है, ओके बराबर। अब हुआ ये 2018 की बात है। उस वक्त अमेरिका में शायद महंगाई बढ़ गई थी, तो अमेरिका ने टाइट डियर या हॉकिश मनी पॉलिसी अपना ली, माने वहां पर सीआरआर बढ़ा दिया होगा, रेपो बढ़ा दिया होगा, तो डॉलर सप्लाई कम हो गया होगा। ये सब टर्म्स का क्या मतलब है? पिलर 1 और 2 मॉनेटरी पॉलिसी खत्म करके आओ। इसलिए मैंने पहले भी बोला था पिलर 3 से पहले खत्म करके, तभी इट विल मेक सेंस। फिर तो अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने डॉलर का सप्लाई कम कर दिया, तो फिर स्वाभाविक है डॉलर का सप्लाई अब सामने युआन का सप्लाई में देखना पड़े, क्योंकि उन दोनों के हिसाब से एक्सचेंज रेट तो डिसाइड होगा। लेकिन पैरेलली उसी टाइम चाइनीज सेंट्रल बैंक ने कहा कि हमारे देश में तो इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है और उसके लिए सस्ते लोन की जरूरत है। तो हमें चाइनीज सेंट्रल बैंक ने इजी चीप या डॉविश मनी पॉलिसी अपनाई, मतलब चाइनीज सेंट्रल बैंक सीआरआर रेपो ये सब एकदम सस्ता करा देगी, कम करा देगी, ताकि युआन करेंसी का फ्लो बढ़ जाए। अब आप सोचो हो क्या रहा है, एक तरफ डॉलर की सप्लाई कम हो रही है और सामने युआन की सप्लाई बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली सिचुएशन क्या होगी कि डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो $1 जो 6 में होना चाहिए 6 युआन, उसका प्राइस $1 का हो जाए 7। ये तो होगा क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज और ये लोग तो दे दना युआन नीचे सप्लाई कर रहे हैं। तो इससे स्वाभाविक आप कहेंगे देखो युआन एक प्रकार से डेप्रिशिएट हो गया, वीक हो गया, तो चाइनीज एक्सपोर्टर को मजा आ जाएगा, क्योंकि अब हर एक फॉरेनर ये सोचेगा भाई चाइना से हमें तो ये सब मेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है, इंडिया या किसी और देश से नहीं लेना है, उधर हमको कम मिलेगा, इधर ज्यादा जत्थे में खरीद सकते हैं। तो वीक युआन इज गुड फॉर चाइनीज एक्सपोर्टर्स। तो ट्रम्प को आ गया गुस्सा, उसका ये कहना है कि भाई चीन वालों, एक तरफ तुम ये बोलते हो कि अगर करेंसी एक्सचेंज में बहुत ज्यादा फर्क आ गया, मान लो जो भी 5% 10%, तो तुम्हारी सेंट्रल बैंक इसको फिक्स करेगी, या तो तुम डॉलर सप्लाई कर दो या अपना युआन का सप्लाई कम करो, कुछ करो, और इसको 6 पे तुम स्टेबल क्यों नहीं रखते? स्वाभाविक है चीन क्यों स्टेबल रखे, उसको तो मजा आएगा ना, गिरने दो, क्योंकि वीक युआन इज गुड फॉर आवर एक्सपोर्टर्स। तो ट्रम्प का ये कहना है कि चाइना जो करता है वो करेंसी वॉर है। चाइना जानबूझ के अपने युआन को अंडर वैल्यू रखाता है, मतलब सस्ता रखाता है, वो मैनिपुलेट कर रहा है ताकि उसके चाइनीज एक्सपोर्टर्स को मजा आए। वरना अगर चीन चाहे तो उनके पास तो $3 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है ना, और यहाँ जब हम कह रहे हैं डॉलर की शॉर्टेज इसलिए डॉलर महंगा हो गया, तो चीन क्यों नहीं डॉलर अपने बेच के वापस इसको 7 का 6 कराता? पर चीन नहीं कराएगा, क्योंकि उसको अपने एक्सपोर्टर्स की मदद करनी है। तो दैट इज वन थिंग। अब ट्रम्प ने दोबारा वो प्रेसिडेंट बना है और वो देख रहा है कि सीन तो भाई यही है कि एक युआन, $1 का 7 युआन है भाव, यानी कि डॉलर स्ट्रांग है। मान लो $1 5 युआन का होता तो हम कहते हैं डॉलर वीक है, कुछ लोगों को नहीं उतरेगा दिमाग में, तो आपको रेशियो उल्टा करना पड़ेगा। अब इसको ऐसे देखो कि अगर $1 इक्वल 7 युआन, इसका मतलब 1 युआन इक्वल $0.14, एक बात है। अब मैं सिचुएशन भी मैं आपको कि $1 का 5 युआन है, इसका मतलब 1 युआन का $0.20 है। इधर आप देखो, अब आप लॉजिक लगाओ कि 75 का 80 हो रहा है तो हम क्या वीक हो रहा है रुपया, तो इसी लॉजिक पर यहाँ पर 0.14 का 0.20 हो रहा है तो हम क्या वीक हो रहा है डॉलर। तो ट्रम्प ये चाहता है, क्योंकि स्ट्रांग डॉलर इज नॉट गुड फॉर अमेरिकन एक्सपोर्टर्स। लॉजिकल बात है, स्ट्रांग रुपी नॉट गुड फॉर इंडियन एक्सपोर्टर, स्ट्रांग युआन नॉट गुड फॉर चाइनीज एक्सपोर्टर, तो स्ट्रांग डॉलर नॉट गुड फॉर अमेरिकन एक्सपोर्टर, कि वो जो भी ये सब अपना उनकी डेयरी इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री वो एक्सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन फिर पता चले अर्जेंटीना और बाकी जो भी मीट इंडस्ट्री वाले हैं उसके मुकाबले अपना नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अपना ये डॉलर स्ट्रांग है, उनका पैरेलली विदेशी लोग वो खरीद रहे हैं। सो ट्रम्प वांट्स स्ट्रांग डॉलर नहीं चाहता, वो चाहता है वीक डॉलर। पहले ये लॉजिक आप दिमाग में उतारो, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं। अब ट्रम्प डॉलर को वीक कैसे कराए? स्वाभाविक है उसने डॉलर की सप्लाई बढ़ानी होगी, क्योंकि जो चीज की सप्लाई बढ़ेगी वो सस्ता हो जाता है, तभी हम बोलते हैं डॉलर महंगा है तो सस्ता कराएं, तो भाई डॉलर का सप्लाई बढ़ा दो तुम। ये भी लॉजिकल बात है। और इसके लिए अगर ट्रम्प समझो खुद से डॉलर प्रिंट करेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर मार्केट में माल सामान और ये डॉलर प्रिंट कर देगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो ट्रम्प क्या चाहता है कि चीन वालों, तुम जो अपने फॉरेक्स रिजर्व में $3 ट्रिलियन लेके बैठे हो, तुम अपने डॉलर मार्केट में रिलीज करो, उनको बेचो, ताकि मेरी ये तमन्ना पूरी हो कि डॉलर को मुझे वीक करना है। मतलब ट्रम्प चाहता है कि चीन अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर बेचे और युआन खरीद ले, ताकि डॉलर वीक हो जाए, कि पहले $1 का 5 युआन की जगह 1 डॉलर, मतलब पहले $1 का 7 युआन की जगह $1 का 5 युआन हो जाए। डॉलर का मतलब सप्लाई बढ़ा दो, और वो ट्रम्प खुद नहीं बढ़ाएगा, चीन को बोले तुम अपना फॉरेक्स रिजर्व से बेच के करो। अब स्वाभाविक है चीन ऐसा क्यों, कोई बिल्ली अपने गले में घंटी क्यों बांधेगी, जो को पता चल जाएगा। तो ट्रम्प ने धमकी दिया है, ये करो वरना तो तुम्हारे पे मैं और टैरिफ लगाऊंगा, ये जो भी 36 लगाओगे उससे ज्यादा तुम्हारी चीजों पे टैक्स लगेगा। और सिर्फ चीन नहीं, बाकी सभी देशों के साथ भी वो ये चाहता है कि तुम सब देश के लोग, जो भी भारत है, जापान है, साउथ कोरिया है, तुम सब आओ मेरी हवेली पे, उसकी हवेली किधर है, मारा लागो नाम का रिसोर्ट है उसमें, और उधर हम लोग एक ऐसा अकॉर्ड साइन करते हैं कि जहाँ तुम सब देश अपने फॉरेक्स रिजर्व के डॉलर बेच के डॉलर को कमजोर कराओ। इससे पहले भी अमेरिका ऐसा कर चुका है, जिसको हम कहते हैं प्लाजा अकॉर्ड। वो कोई प्लाजा होटल थी, उसमें पुराने जमाने में किया था, उस वक्त भी जो प्रेसिडेंट होगा उसने ऐसी धमकी दी थी बाकी जर्मनी और ब्रिटेन वगैरह को, कि तुम अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेच के इसको गिराओ, वरना मैं तुम्हारे पे ज्यादा टैक्स लगाऊंगा। अगेन आई गिव यू 30 सेकंड, ये लॉजिक दिमाग में उतारो। मित्रों, अब यही का कमाल देखो, ये जो ग्राफिक्स है ये मैंने यही से बनाया है, वरना ऐसा तो चित्र हो ही नहीं सकता ना कि ये ऐसा छिड़का है उसमें से डॉलर है। नॉर्मली मुझे बनाना होता तो क्या करना पड़े कि शी जिनपिंग को मैं फोटो लूं, कोई एक पानी छिड़का है दूसरा, फिर इसका सर इस पे चिपकाऊं, फिर इधर तीसरा डॉलर का फोटो में लगाऊं। तो इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू क्रिएट पावर पॉइंट स्लाइड्स, इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल पावर पॉइंट स्लाइड्स इन द पास्ट, जो अब कितना आसान हो गया है। तो ये आई की अच्छी बात है। फिर अपना मुद्दा क्या था कि चीन ने बदमाशियां कर करके अपने लोकल करेंसी को वीक रखा है,
और उससे चाइनीज एक्सपोर्टर को तो फायदा हुआ, लेकिन इंडिया के एक्सपोर्टर का भी नुकसान हुआ क्योंकि हमारा नहीं लोग चीनी माल खरीदते हैं। अमेरिका के एक्सपोर्टर का भी नुकसान हुआ क्योंकि उसका भी माल लोग कम खरीदते हैं। तो ये सब करेंसी वॉर है। तो चीन जो अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है, अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी हर साल ऐसी एक रिपोर्ट निकालता है कि कौन कौन से करेंसी मैनिपुलेटर है। उसमें चीन का भी नाम होता है, भारत का भी नाम होता है। हालांकि भारत ने क्या बिगाड़ा, क्योंकि आरबीआई के जो कदम है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जस्ट अ मिनट। हमने देखा कि कैसे जब रुपया वीक हो जाए या डॉलर स्ट्रांग हो जाए तो अलग अलग टाइम पे आरबीआई कदम उठाती है। पहले शक्तिकांत दास गवर्नर थे तो वो तो समझो कि मतलब 10-20 पैसा भी ऊपर नीचे हो जाए तो तुरंत अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेच के चीजों को स्टेबल कर देते। अब जो नए गवर्नर आए संजय मल्होत्रा, 2025 में जब भी रुपया स्लाइड हुआ कुछ गिरने तो 86 हो गया तो भी चिंता नहीं, 87 हो गया तो भी चिंता नहीं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि रोज उठ के यही करेंगे तो भाई तिजोरी खाली हो जाएगी। तो द न्यू गवर्नर इज लेटिंग द रुपी स्लाइड बिकॉज ही थिंक्स दैट इट इज अ वेस्ट ऑफ आरबीआई टाइम एंड फॉरेक्स रिजर्व टू माइक्रो मैनेज इट ऑन डेली बेसिस। 10-20 टका 2-5 रुपए ऊपर नीचे हो तब मेरे को उठाना, अभी मेरे को आराम करने दो, मैं इसको रोज छेड़ूंगा नहीं। पर समझो नया गवर्नर की ये सोच है, पुराने गवर्नर की अलग सोच थी। तो आरबीआई जो काम करती है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वरना जैसे आपने टारगेट बनाया कि 2 से 6 टके महंगाई कंट्रोल में रखें, तो इधर आपका टारगेट ऑफिशियली डिक्लेयर करो कि 2% से ज्यादा ऊपर नीचे होगा करेंसी एक्सचेंज तो हम इंटरफियर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने क्लियरली बोला नहीं है। इस कारण से अमेरिका ये मानता है कि भारत भी एक करेंसी मैनिपुलेटर है, क्योंकि उनकी सेंट्रल बैंक के ऑपरेशन में इनकंसिस्टेंसी है, सही तरह से वो करते नहीं, बताते नहीं। यार कौन से देश करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में वो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सफिशिएंट टू नो कि चीन, जापान, साउथ कोरिया ये सब ने अलग अलग टाइम पे ये काम किया है और अपनी लोकल करेंसी को वीक रखा है, अंडर वैल्यू रखा है कि जितने डॉलर आएंगे खरीदते रहो, लोकल करेंसी छापते रहो, अपनी लोकल करेंसी वीक होनी चाहिए ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा करंट अकाउंट में सरप्लस बढ़े और इस कारण से उनका फॉरेक्स रिजर्व भी काफी हाई रहता है। जैसा चीन के हमने देखा 3000 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। इसके नुकसान भी है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या, इन्फ्लेशन, क्योंकि जब आप डॉलर को महंगा रखेंगे, लेट मी गो बैक, यहाँ आप समझो कि $1 की कायदे से कीमत होनी चाहिए 6 युआन, लेकिन इन्होंने छाप छाप के और डॉलर खरीद खरीद के 7 युआन करा दी। आप बोलते हैं कि चाइना के एक्सपोर्टर के लिए अच्छी बात है, पर चाइना के इंपोर्टर का भी तो सोचो, उनके लिए तो ये बुरी बात है, क्योंकि जो भी ऑयल मंगाएंगे, मेडिसिन बाहर से मंगाएंगे, महंगा पड़ेगा। तो इसे आप क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन। तो करेंसी मैनिपुलेशन का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, इन्फ्लेशन। तो दिस कंट्रीज हैव पेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस टू इन्फ्लेशन, नुकसान भी इनका हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि आरबीआई एक्सचेंज रेट मैनिपुलेट नहीं करता है, थोड़ा कम ज्यादा हो तो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हमें नहीं नहीं तो 750 बिलियन से लेके 1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन तक का फॉरेक्स रिजर्व अक्यूमुलेट करना चाहिए। इतना पैसा अपने पास होना चाहिए, तभी अपना हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर बनेगा। देखिए हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर क्या है कि चीन के पास 3000 बिलियन डॉलर है तो उसमें से वो पाकिस्तान को लोन दे देगा और पाकिस्तान के बॉन्ड खरीद ले, फिर क्या मेरे फॉरेक्स रिजर्व में पड़े हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फॉरेक्स रिजर्व में तो आप बॉन्ड वगैरह रखने वाले हैं, तो पाकिस्तान को लोन दिया और पाकिस्तान उनके चरणों में गिर गया, आप बोलेंगे वही करेंगे, तो ये क्या है, चीन का सॉफ्ट पावर है। उसी तरह चीन अगर चाहे तो इन्हीं सब डॉलर से भविष्य में बाकी देशों से हथियार खरीद सकता है और अपना हार्ड पावर बढ़ा सकता है। तो भारत ने भी अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा मैनिपुलेट करके नहीं, जैसे तमीज से लॉजिकली, जैसे मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, स्किल इंडिया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सब की मदद से एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कैसे ये ट्रम्प चाहता है कि भाई चीन हमारे डॉलर को वीक कर दे। फिर वापस आते हैं तो मैं आपको बता रहा था कि फॉरेक्स रिजर्व का इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सचेंज रेट स्टेबल लगता है और भारत के पास 6 to 700 बिलियन है, चीन के पास 3000 बिलियन है। लेकिन चीन ने ये सब अक्वायर कैसे किया, मैंने आपको बताया अभी कि मैनिपुलेट किया अपने एक्सचेंज रेट को, अंडर वैल्यू रखा युआन को, ये हमने देखा। अब ऐसा जो लार्ज फॉरेक्स रिजर्व वो बना के बैठे हैं 3000 बिलियन डॉलर का, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि कायदे से नहीं बनाया ना, मैनिपुलेशन करके बनाया है। इस कारण से जब भी बाहर से वो चीजें खरीदते हैं महंगी पड़ती है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की तकलीफ है चीन को। दूसरा, इतना सारा पैसा 3000 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व में लॉक हो गया। अब आप विजुलाइज करो कि चीन ने ये पैसा कैसे कहाँ इन्वेस्ट किया होगा, गोल्ड खरीदा होगा, चीन ने खुद से बहुत सारे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदे, तो मतलब इन्होंने यही पैसा वापस लोन में अमेरिका को दे दिया, अमेरिका की पब्लिक मौज करे, उनकी सरकार पैसा इस्तेमाल करे, इनके लोग इधर ऐसे ही पड़े। वरना ये सारा पैसा हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी रिमूवल, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज हो सकता है, पर नहीं हो पाएगा क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व की सिस्टम ऐसी योजना में तो आप यूज नहीं कर सकते। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैसा कि मान लो पाकिस्तान को लोन दे दे और पाकिस्तान के बॉन्ड खरीदे तो खुद से वापस इस फॉरेक्स रिजर्व में बॉन्ड लॉक होना है, पैसा तो पाकिस्तान के पास चला गया। अब सोचो चीन के लोग खुद उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो दिस इज द नेगेटिव इंप्लीकेशन ऑफ अ वीक करेंसी, मैनिपुलेटेड करेंसी। फिर इकोनॉमिक सर्विस में आगे बढ़ता है, इस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी सेक्टर आप जानते हैं क्या, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। सेक्टर को एक और तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या ये एक एक्सपोर्टेबल सेक्टर है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो उसे हम ट्रेडेबल या एक्सपोर्टेबल सेक्टर बोलेंगे। व्हाट अबाउट हेल्थ एंड एजुकेशन, आपके दवाई एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट, पर आप समझो हॉस्पिटल उखाड़ के एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, स्कूल उखाड़ के एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इट इज अ नॉन ट्रेडेबल सेक्टर। अब आप सोचिए कि चीन को क्योंकि अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं तो उसका सारा ध्यान इस तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, जेम्स, ज्वेलरी, फूड प्रोसेसिंग, ये सब में कुछ ना कुछ कराएगा, योजनाएं चलाएगा, काम करेगा। उसके चलते ये जो बाकी सेक्टर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, रोड वगैरह जो नॉन ट्रेडेबल है, इस पर फंडिंग ध्यान सरकार की नीतियों का कम रहेगा। इस कारण से ह्यूमन डेवलपमेंट खराब होता है। तो बहुत ज्यादा बड़ा फॉरेक्स रिजर्व रखना अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो सारा पैसा यूज हो सकता था बाकी चीजों में जो आप कर नहीं पाए। अब कुछ लोग कहेंगे भाई चीन का ह्यूमन डेवलपमेंट भारत से बहुत ज्यादा आगे है, तो तुम ये जो बोल रहे हो कि उनका सब नेगलेक्ट हुआ हेल्थ एजुकेशन क्योंकि सारा पैसा इस तरफ ब्लॉक हो गया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीजों में, यू आर राइट, पर वो समझो काल्पनिक नुकसान है। मान लो चीन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मान लो 50वां रैंक हो, अगर वो ये सब नहीं करता तो हो सकता है उसका रैंक 5वां भी तो होता ना, स्विट्जरलैंड जैसा कुछ बन जाता, तो नहीं बन पाया, वो उसका नोशनल लॉस यानी काल्पनिक नुकसान है। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि चीन में सब लोग खुशहाल हैं। 600 चाइनीज लोग महीने का 1000 युआन भी नहीं कमाते हैं और 1000 युआन में वहां पर सिटी में आप घर भी किराए पे रेंट पे नहीं ले सकते, ऐसी सिचुएशन। इसलिए आप कुछ वीडियो यूट्यूब वगैरह में देखो, छोटे छोटे माचिस की डिब्बी जैसे कमरे में सब वो फैक्ट्री के मजदूर रहते हैं कि बस सोने का पलंग ही हो, बाकी खुद का कुछ नहीं हो। तो $3 ट्रिलियन लेकिन लॉक हो गए अनप्रोडक्टिव तरीके से, पाकिस्तान और अमेरिका को वापस लोन में बॉन्ड में चले गए। तो ये आइडियल साइज नहीं है, इतना ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व नहीं होना चाहिए जिसको हम एंजॉय ना कर सके। आपके आइडियल क्या रखें, 500 बिलियन रखें, 500 बिलियन ठीक नहीं होगा, वो बहुत कम रकम है। भारत जैसा जितना बड़ा देश है तो विल बिकम वल्नरेबल अगर अपने पास इतना कम पैसा है। तो आइडियल साइज क्या होनी चाहिए फॉरेक्स रिजर्व की, इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ पैरामीटर्स दिए जो हमें याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए, कि अपने पास इतना पैसा होना चाहिए कि 6 महीने तक जितना इंपोर्ट करना है दवाई या फर्टिलाइजर उसको हम पे कर सके, उतना फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के पास होना चाहिए। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा, हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि सारे जो शॉर्ट टर्म के लोन है जो हमने विदेशों से लिए हैं उसको हम चुका सके, इतना फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के पास होना चाहिए। तीसरा, कुछ इकोनॉमिस्ट इस तरह बोलते हैं कि M3 मतलब मनी सप्लाई जो भारत का है रुपया, उसके मुकाबले इतना परसेंटेज फॉरेन करेंसी अपनी फॉरेक्स रिजर्व में होना चाहिए। ये भी एक तरीका हो सकता है।
कितना परसेंटेज वो याद नहीं रखना है, हमें बस कि ये तरीके हो सकते हैं, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है। चौथा, आईएमएफ के अंदर कुछ ये गुइडॉटी ग्रीन्सपान, ये दो इकोनॉमिस्ट होंगे या एक्सपर्ट होंगे, उन्होंने एक सिद्धांत बताया कि आपके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए ताकि आपकी शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट, छोटी अवधि के विदेशी ऋण आप चुका सको, इतना आपके देश की फॉरेक्स रिजर्व होनी चाहिए। आरबीआई की खुद की एक ऐसे तारापुर कमेटी बनी थी, उसने ये कहा कि अपने पास इतना फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए ताकि 6 महीने तक जितना इंपोर्ट करना है उतना सामान का सारा बिल हम चुका सके, इतना फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। तो दीज आर वेरियस पैरामीटर्स फॉर आइडियल फॉरेक्स रिजर्व, और इसको देखते हुए अपने पास जो भी अभी समझो 600-700 है, इकोनॉमिक सर्वे मानता है कि इसको बढ़ा के 750 टू 1000 बिलियन डॉलर हमें करना चाहिए। इसके बाद एक छोटा सा मुद्दा समझते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। 2023 में, अब इतना पुराना कोई पूछेगा नहीं, आई एग्री, पर हमें यहाँ पर थियरी समझनी है, हमें वो डेटा नहीं समझना है। 2023 में ऐसा हुआ कि करीब 600 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व था, गिर के 584 हो गया एक ही महीने में, मतलब 14 बिलियन डॉलर का डिक्लाइन हो गया। तो फॉरेक्स रिजर्व अप डाउन कैसे होता है, वो हमें मतलब एमसीक्यू के लिए वो सिद्धांत समझ लें। अचानक से एक महीने में 14 बिलियन डॉलर वाइप आउट हो गए, खाली हो गए, कैसे? दो कारण है। एक, जब आरबीआई खुद से डॉलर बेच दे, आरबीआई इंटरवेंशन टू कंट्रोल द करेंसी एक्सचेंज, या दूसरा होता है वैल्यूएशन इफेक्ट। समझते हैं? देखिए, एक तो हमने देखा कि मान लो $1 का 75 की जगह 83 हो जाए, तो ये आग बुझाने के लिए आरबीआई ने क्या करना चाहिए, अपने डॉलर्स बेच देने चाहिए फॉरेक्स एजेंट्स को, ताकि मार्केट स्टेबल हो जाए। तो अगर वो ऐसा 14 बिलियन डॉलर बेच देगा तो स्वाभाविक है अपनी तिजोरी में तो एम्प्टी हो जाएगा ना, या तो कम हो जाएगा। तो यस, जब भी आरबीआई इंटरवीन करती है तो फॉरेक्स रिजर्व कम हो सकता है, यस दैट इज पॉसिबल। दूसरा है वैल्यूएशन इफेक्ट, वो ऐसा कि 2023 में गोल्ड का भाव पहले था 61,000 सितंबर में, वो कम होते होते ये कितना करीब 58 हो गया। अब मान लो आरबीआई के पास 1 लाख किलो गोल्ड है, तो क्वांटिटी तो उतनी है, लेकिन एक्सचेंज में आपको डेटा तो लेटेस्ट डालना पड़ेगा। तो जैसे लेटेस्ट डेटा डालोगे आपका फॉरेक्स रिजर्व का वैल्यू जो 600 है वो 584 हो जाए। तो इसे आप क्या कहोगे, वैल्यूएशन इफेक्ट। वैल्यूएशन इफेक्ट, यदि गोल्ड का प्राइस कम होता है तो आरबीआई भले कुछ ना करे तो भी उसका फॉरेक्स रिजर्व का वैल्यू कम हो सकता है, क्योंकि उसके पास 1 लाख किलो गोल्ड पड़ा है। तो मतलब ये फैक्टर्स याद रखने, डेटा याद नहीं, फैक्टर्स याद रखने कि दिस एक्शंस या फैक्टर्स कैन रिजल्ट इनटू फॉल ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व। तीसरा, वैल्यूएशन इफेक्ट में जो अपनी फॉरेन करेंसी एसेट्स है, मतलब आरबीआई ने जो डॉलर यूरो वगैरह रखा है या उन देशों के बॉन्ड्स खरीद के रखे, उसका भी भाव गिर जाए तो आरबीआई का तिजोरी में वैल्यू आपको कम दिखेगा। इसको भी हम देखते हैं एग्जांपल से। समझो आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर के 100 यूनिट हो और यूरो के 100 यूनिट हो, मतलब एक नोट दूसरा नोट, तो बोल के 200 यूनिट्स है, इनकी वैल्यू कितनी है? तो मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम डॉलर में एक्सप्रेस करते हैं। तो चलो 100 यूनिट है डॉलर के, तो मतलब 100 डॉलर है, ओके। यूरो के 100 यूनिट है, तो आपने डॉलर में कन्वर्ट करके एक्सेल शीट में डेटा एंट्री करोगे तो पता चले कि 100 यूरो यूनिट्स मींस $110। तो डॉलर में आप वैल्यू निकालो कितना है, $210 का फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी एसेट्स पड़ा है। मान लो ये सिचुएशन हो जनवरी 2023 में। अब किसी कारण से इसकी वैल्यू कम हो जाए तब भी आपका फॉरेक्स रिजर्व गिर जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे गिर सकती है? मान लो कोई इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर है कि जो अपने रील के अंदर वीडियो के अंदर जो भी बैटिंग गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करने के ₹110 लेता हो जनवरी में, लेकिन अक्टूबर तक आ जाए तो वो कहे नहीं ₹105 भी भाई कोई दे दो तो मैं आपकी बैटिंग गैम्बलिंग ऐप प्रमोट कर लूंगा। इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक तो ये कंपनियों को दूसरा इन्फ्लुएंसर मिल गया, या ये कंपनी भारत से छोड़ के किसी और देश में चली गई, या ये कंपनी के खुद के माध्यम से सेल नहीं आ रही है इसलिए वो ज्यादा पैसा नहीं दे रहे। तो यहाँ आप क्या कहेंगे कि इन्फ्लुएंसर की ब्रांड वैल्यू वीक हो गई, वीक हो गई, क्योंकि पहले उसको ये कह के 110 मिलते थे, अब सिर्फ 105 मिलते हैं। अब समझो ये इन्फ्लुएंसर नहीं है और यूरो और डॉलर का करेंसी एक्सचेंज रेट है, पहले ये था 100 यूरो के $110 आते थे, बाद में ऐसा हो गया बीच में कि 100 यूरो के $105 आते हैं। मतलब हम ये कहेंगे डॉलर के मुकाबले यूरो वीक हो गया। यूरो वीक कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि डॉलर के सामने इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते एनर्जी क्राइसिस हो गई यूरोपियन यूनियन में, तो बाहर से इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा ज्यादा ऑयल गैस, मतलब सऊदी से, अमेरिका से, कहीं से, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। दूसरा, उनकी इकोनॉमी के वैसे भी वांदे चल रहे हैं। और तीसरा, अमेरिका ने किया फेयर टेपरिंग, मतलब अपने डॉलर का सप्लाई कम कर दिया। वो मामला क्या है हम कल परसों के लेक्चर में देखेंगे। तो ये सब के चलते क्या हो रहा है कि यूरो वीक हो गया। अब जो यूरो वीक हो गया, आपको डेटा एंट्री वापस एक्सेल शीट में चेंज करनी पड़ेगी। वैसे ये डॉलर के 100 यूनिट थे तो मतलब डॉलर 100, यूरो के 100 यूनिट है जिसको हमने डॉलर में लिखा था $110 है, लेकिन अब आप जब अक्टूबर 2023 तक आओ तो वो जाएंगे $105 है। तो फिर आपके यूनिट्स 200 फॉरेन करेंसी यूनिट्स थे, लेकिन उनकी वैल्यू 210 की जगह 205 हो गई डॉलर के हिसाब से। तो ये भी वैल्यूएशन इफेक्ट है जिसके चलते आपकी फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगी, भले आरबीआई कोई एक्शन ना ले। तो इस कारण से आप पाते हैं कि वो गिर गया। इसके अलावा कौन-कौन सी सिचुएशन में फॉरेक्स रिजर्व ऊपर नीचे हो सकता है, वो सब ग्राफिक्स हैंडआउट में दिया, आराम से देखना। बट दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। अब ये सब के चलते जो नए गवर्नर आए, उन्होंने कहा ये बात सही है, अब रोज काम अगर मैनिपुलेट करने बैठे या कंट्रोल करने बैठे तो हम लंबे हो जाएंगे, इसलिए आपसे रोज हम नहीं दखल देंगे, रुपये को गिरने गिरने दो भाई, बहुत बड़ा कुछ 10-15 टका चेंज हो तो मुझे बोलना। अदरवाइज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ आरबीआई's टाइम एंड फॉरेक्स रिसोर्सेज टू माइक्रो मैनेज इट। शक्तिकांत दास ऐसे करते थे, ये $14 बिलियन चला गया, ये $50 बिलियन चला गया, फिर वापस उतना फिर से एक्यूमुलेट करने में बहुत एनर्जी चली जाती है अपनी। इसके अलावा कौन से फैक्टर से करेंसी एक्सचेंज अफेक्ट होता है, इंटरेस्ट रेट स्पेकुलेशन, कल के लेक्चर में देखा था। श्रीलंका का सीन वो भी कल के लेक्चर में देखा था। तो अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं। ब्रेक में आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. Thirty more seconds. हाँ, तो मित्रों आपको क्या लगता है इनमें से क्या क्या एफडीआई हो सकता है? वोटिंग एंड टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। अभिषेक, शीतल, साक्षी, हर्षित, ऋषभ, हरदीप सिंह, सत्यम, विभू, संभवी, मनीष, साहिल, यश, पायल, हरिओम, सोमेश, राजीव, हिमांशु, दिव्या, जुल्फिकार, कुशिका, तनु, हल्का, अनुराग, सुशांत, शिवांश, दिव्या, मधु, डॉक्टर मोहित, गोमती, शुभम, अर्जुन, प्रभात, गौरव, अनिकेत, अंकुर, ये सब लोग फिर अरविंद, अभिषेक, राहुल, चवि, अल्फ्रेड, किशोर, आशुतोष, सरस्वती, नवनीत, निशिता एंड करेक्ट आंसर्स। देखिए, हमें फोकस करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट पे। उसके अंदर ठीक है एफडीआई वाला होता है, लोन होते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एनआरआई अकाउंट या फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स। तो ये तो अलग चीज हुई ना, इसको एफडीआई आप बोल नहीं सकते क्योंकि ये पैसा बैंकों में डिपॉजिट हुआ। और बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है, आप याद करो पिलर 1B1 कि बैंक डिपॉजिट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं हो सकती, वो किसी को लोन में जा सकती है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं हो सकती तो इक्विटी में जाएगा नहीं, तो एफडीआई बन नहीं सकता वो। इस कारण से ये जो बोले नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, दैट इज रॉन्ग। अगर 4 गलत है तो सी भी चला गया, डी भी चला गया, तो नाउ यार 50-50 ये हो सकता है, नहीं तो बी हो सकता है। अब यहाँ पर अब याद करो पिलर 1C, उसमें हमने देखा था हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कन्वर्टिबल बॉन्ड्स या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर का इसका शेयर तब्दील करके दो, कन्वर्ट करके दो। अब मान लीजिए ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर है जिसने भारत की कंपनी में बॉन्ड खरीदा और फिर वो ऐसा कन्वर्टिबल बॉन्ड है, तो वो शेयर में तब्दील हो जाए, मान लो वो फॉरेनर का शेयर होल्डिंग मोर देन 10% हो जाए, तो हो सकता है ये एफडीआई बन सकता है, यस पॉसिबल। अब ये भी हमको आप कहिए तो तुम बीरबल की खिचड़ी वाली बात कर रहे हो कि कब ये बॉन्ड का शेयर कन्वर्ट होगा, कब जाके इसको एफडीआई गिनोगे, यू आर राइट। तो मुझे भी कंफ्यूजन था, इन्होंने पूछा तो फिर सर्च करना पड़े। आरबीआई की खुद की गाइडलाइन उसमें सब लिखा है हाँ कि ऐसे जो है फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर उसको आप गिनेंगे एफडीआई में। उसी तरह ये जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स है, पिलर 1 से याद करो कि अदानी को यूएस शेयर मार्केट से पैसा उठाना था, लेकिन अमेरिकी सेबी में जाके वो सब पूरी प्रोसेस में नहीं उतरना था, तो वो अपने शेयर्स को अमेरिकन बैंक को देगा, वो उसके मुकाबले ग्लोबल डिपॉजिटरी या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेगा, तो उसमें भी अगर फॉरेनर्स मोर देन 10% खरीद ले तो हो सकता है एफडीआई बन जाए। तो इसको देखते हुए पहला तो करेक्ट है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, तीसरा भी करेक्ट है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, तो 1 एंड 3 इज करेक्ट। तो इस कारण से जवाब क्या होगा, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ये 1, 2 एंड 3। इसका मतलब कि सेकंड ऑप्शन शुड आल्सो बिकम करेक्ट, जो ये कहता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब एफआईआई या जिसका नया नाम है एफपीआई विद सर्टेन कंडीशन, तो सर्टेन कंडीशन में क्या अगर वो मोर देन 10 हो जाए तो एफडीआई बन सकता है। टफ क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसा है कि क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन मूवी में ड्रीम विद इन ड्रीम तीसरे लेवल में जाओ और फिर तुमको सपना आ जाना चाहिए कि इतने एलिमिनेशन मारने थे, इतने तुक्के लगाने थे, अब ये बन सकता है, क्योंकि नॉर्मल बुक्स में भाई इतना लिखा ही नहीं है। ये उसका ओरिजिनल 2012 की गाइडलाइन आप पढ़ो तब जाके ये प्रश्न 2021 में सॉल्व हो सके। अब क्वेश्चन एलिमिनेशन से जो 50-50 हो सके उतना करना चाहिए, वरना फिर छोड़ देना चाहिए। ऐसे प्रश्न आते इसलिए मैं आपको कई बार ये बताता हूँ कि मान लो इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम के 18 क्वेश्चन आए तो उसमें 10-12 हो जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी है भगवान की, उससे बियॉन्ड तो यही सब चलता है, ऐसी चीजें जो हमें पता ही ना हो। फिर करेंसी एक्सचेंज की बात करनी है, बहुत सिंपल मुद्दा है। करेंसी एक्सचेंज का थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव कि फिक्स फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोट क्या है। देखिए ये जो करेंसी एक्सचेंज है कि मान लीजिए $1 का 5 युआन होना चाहिए कि 7 युआन होना चाहिए, 2005 से पहले चीन की सेंट्रल बैंक खुद डिसाइड करती थी। तो अगर कोई सेंट्रल बैंक खुद ही डिसाइड कर ले तो उसे हम क्या कहें, फिक्स्ड या पैक्ड एक्सचेंज रेट। पैक्ड मतलब एक नुकीली कील, नेल, तो उससे आप नोटिस बोर्ड पे कुछ चिपका दो, ऐसी ये बात है। तो अगर आरबीआई सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट खुद डिसाइड करे व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेट, तो उसे हम कहते हैं फिक्स्ड या पैक्ड एक्सचेंज रेट। लेकिन ऐसा रेट हमेशा काम नहीं करता। हमने देखा था श्रीलंका के अंदर कैसे उनकी सेंट्रल बैंक ने बोला कि $1 का भाव जो भी 200 श्रीलंकन करेंसी होना चाहिए, और मार्केट ने कबूल नहीं किया कि 350 होना चाहिए, तो कोई बेचेगा ही नहीं, ब्लैक मार्केट एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो प्रैक्टिकल बात नहीं है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलाना। तो दैट इज वन थिंग। तो टोटल अपोजिट कर दो कि आरबीआई डिसाइड ना करे, आंख पे पट्टी बांध दे कि बाजार तय करे, मैं कुछ नहीं देखता। तो जब अगर मार्केट 100% डिसाइड करेगा व्हाट शुड बी द करेंसी एक्सचेंज रेट, तो ऐसी सिस्टम को हम कहेंगे फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यूएसए इसको फॉलो करता है, मतलब समझो अमेरिकन सरकार या अमेरिकन सेंट्रल बैंक खुद तय नहीं करती कि डॉलर का रुपये क्या भाव होना चाहिए, वो मार्केट को डिसाइड करने देते हैं। वो उसमें इंटरव्यू नहीं करते कि भाई डॉलर स्ट्रांग हो गया कुछ करो। इसी कारण से आप देखो ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया ट्रम्प ये नहीं बोला कि मैं फिक्स करूंगा, वो चाहते हैं चीन जाके अपना सब बेचना चालू करिए, जो हमने देखा मारा लागू अकॉर्ड जो प्रपोज कर रहा है वो क्या बोला, मैं तो फिक्स कर नहीं सकता क्योंकि हमारी सिस्टम ही ऐसी नहीं, हम तो फ्री मार्केट में यकीन करते हैं, चीन अपना डॉलर बेच के ये करे। तो रिमेंबर अमेरिकन सिस्टम है कि वहाँ मार्केट डिसाइड करता है, सो वी कॉल इट फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो भारत का क्या सीन है, भारत और दुनिया के ज्यादातर देश वो बीच में है,
वो ऐसे हैं कि देखो नॉर्मल सिचुएशन में मार्केट विल डिसाइड, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो गई कि 10-20% करेंसी एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो गया तो सेंट्रल बैंक आके आग बुझाएगी और अपने फॉरेक्स रिजर्व से ये डॉलर बेच के खरीद के कुछ करेगी। तो ऐसा जो सिस्टम है उसको आप क्या कहेंगे, मैनेज्ड फ्लोट या डर्टी फ्लोट? मतलब वो 100% फ्लोटिंग नहीं है, वो मैनेज्ड है कि बीच-बीच में आ जाते हैं। तो यानी एक तो फिक्स्ड हो सकता है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करे, एक फ्लोटिंग हो सकता है जहां मार्केट डिसाइड करे, और बीच में चलता है मैनेज फ्लोट की जहां नॉर्मली मार्केट डिसाइड करे, पर बीच-बीच में अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी अस्थिरता है तो सेंट्रल बैंक आके कदम उठाता है। अब मान लीजिए ऐसी कोई भी सिचुएशन में सपोज रुपया स्ट्रांग होता है, मतलब $1 का 60 की जगह 40 हो जाए, तो अगर फिक्स सिस्टम होता तो उसको हम कहते थे रिवैल्यूएशन। बाकी जो सिस्टम है उसमें उसको एप्रिसिएशन कहते हैं कि रुपया एप्रिशिएट हुआ। मान लीजिए रुपया वीक हो जाए कि जैसे $1 का 60 की जगह 80 हो गया, तो अगर फिक्स रिजीम होता तो हम उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं, लेकिन बाकी जो सिस्टम है उसमें उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये वर्ड्स भी मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है। हो सकता है आपको स्लाइड में ये टेबल इतना अच्छा नहीं दिखे, तो हैंडआउट में भी दिया, उधर आप सुकून से उसे देखना। इधर मैं और ज़ूम करूं तो क्या इमेज ऊपर वाली नहीं दिखेगी, तो फिर ये ऐसा दिखेगा, तो इसमें भी नहीं दिखेगा। तो इट इज गिवन इन योर हैंडआउट, आराम से देखना। रनअवे इन्फ्लेशन मतलब क्या, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब आप देखो 2023 में $1 का पाकिस्तानी रुपये में एक्सचेंज रेट था 150, इससे सीधा बढ़ के हो गया 300, मतलब डबल हो गया। तो मतलब पाकिस्तानी करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ है और बहुत तेजी से हुआ है। तो इसे क्या कहेंगे, रनअवे डेप्रिसिएशन, रनअवे डेप्रिसिएशन। बाकी तो एक्सचेंज रेट में मैंने आपको बताया कि मान लो 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो तो नॉर्मली आरबीआई कुछ करेगी नहीं, पर सडन और शार्प वॉलेटिलिटी हो जाए तो आरबीआई इंटरवीन करती है क्योंकि हमारा मैनेज्ड फ्लोट रिजीम है। 2005 में चीन ने कहा अब से हम भी इंडिया वाला सिस्टम ही करेंगे, मैनेज्ड फ्लोट रिजीम, कि नॉर्मली मार्केट डिसाइड करे, लेकिन मान लो अगर एक्सचेंज रेट सपोज 10% ऊपर नीचे हो गया तो ये हमारी सेंट्रल बैंक उसमें इंटरवीन करेगी। लेकिन ऐसा सिर्फ वो दिखावे के लिए बोलते हैं, असल में वो मैनिपुलेट करते रहते हैं। इस कारण से ट्रंप उस पे इल्जाम लगाता है कि तुम सब लोग करेंसी मैनिपुलेटर हो, युआन कॉर्नर वैल्यू लगते हैं, करेंसी वॉर है, ये सब हमने ब्रेक से पहले देखा। हार्ड करेंसी वर्सेस सॉफ्ट करेंसी के लेक्चर में देखा था हमने कि जैसे यूरो है तो उसका एक्सचेंज रेट बहुत जल्दी हिलता नहीं, तो हार्ड करेंसी। युगांडा की शिलिंग वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। इवन पाकिस्तान की करेंसी भी आप बोल सकते हैं एक ही साल में 150 का 300 हो जाए, मतलब वो क्या सॉफ्ट करेंसी है। ये कल के लेक्चर में देख लिया। अब इसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है हार्ड वर्सेस सॉफ्ट डॉलर, ये हम नहीं पढ़ेंगे। इसका कारण कि जो हार्ड वर्सेस सॉफ्ट डॉलर है ये अमेरिकन म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट है कि उसने आपसे इन्वेस्टमेंट में पैसा लिया। अब म्यूचुअल फंड वाला शेयर बाजार में कि मुझे एप्पल के शेयर खरीदने की टेस्ला के खरीदने, तो क्या वो खुद के पैसे से रिसर्च करेगा या आपके इन्वेस्टमेंट का पैसा उसका कुछ करके रिसर्च में एनालिस्ट रखेगा, उसका सैलरी देगा? उसके साथ जुड़ा सब कंसेप्ट है जो अपने एग्जाम में काम करें। कुछ मॉक टेस्ट वाले क्या करते हैं कि इन्वेस्टोपीडिया की डिक्शनरी में जाके जो लिखा इसका एमसीक्यू बनाओ, भाई ऐसे यूपीएससी प्रश्न नहीं पूछती, सो विल नॉट वेस्ट टाइम, व्हाट इज हार्ड डॉलर वर्सेस सॉफ्ट डॉलर। और ऐसा आपको एमसीक्यू भी कोई दिखे मॉक टेस्ट में तो उसको इग्नोर करना है। अब हमने फिक्स्ड, फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोट ये 3 सिस्टम देखी। इसके बाद का जो मुद्दा है वो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मतलब ब्रेटन वुड्स क्या था, पेग्ड एक्सचेंज रेजिम क्या था, वो कोलैप्स क्यों हो गया वगैरह, वो हम लोग पढ़ेंगे कल सुकून से पढ़ते हैं। इसका कारण अभी धक्का मार मार के उसको पढ़ाने में आपको वी कैन फिनिश, पर मैं चाहता हूं अभी हमने जितना पढ़ा, जो रिवीजन के लिए बैठे उनको सब मजा, ये तो पढ़ा था रिवाइज हो गया, नए लोग हैं उनको ये भी ऑब्जर्व करने में टाइम लगता है। तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा आपके हैंडआउट में दिया, आराम से सुकून से आप ऑब्जर्व करें, उसके जो भी पीवाई हम लोग कल सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद की जो है चीजें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था, ब्रेटन वुड्स क्या था, नीड नॉट वरी, ये सब हम लोग समझेंगे, पर कल आराम से समझते हैं। तो कल रात अपना लेक्चर जारी है, कहाँ से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, उसके बाद आईएमएफ का एसडीआर कोटा क्या, नीड क्या, ये सब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। कल भी क्लास है, सोमवार को भी क्लास है। तो आई एंड द क्लास हियर, सी यू टुमारो नाइट, ऑल द बेस्ट।